बाद में चेक कर सकते हैं। हाँ अच्छा ये ऑफ द रिकॉर्ड तो ऐसे बोला मैंने सिखा दिया हो गया चल ओके शायद आपको कनेक्ट हो गया तो आपसे शुरुआत अनकंफर्टेबल बैठ के बोलिए इसलिए तो बुलाया आप बैठ के बोलिए बसुन ठीक है ना। सभी को नमस्ते। परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था एक विकल्प, इसके संदर्भ में ये 3 दिन का परिसंवाद यहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये बहुत अच्छा लगा कि एक परिवार एक इकाई है और परिवार से ही शिक्षा का मतलब शुरू हो सकता है। और इसके साथ मतलब जो भी जीवन विद्या के परिवार के लोग हैं, जीवन विद्या परिवार के जो भी लोग हैं, तो वो सब मिलके एक मंगल मैत्री पूर्वक अभियान हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और एक परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था की संकल्पना जो है, वो जो सपना बाबा जी ने देखा था, वो सपना हम मतलब सत्य में उतरा सकते हैं, ऐसे मुझे लगा इस 3 दिन के परिसंवाद के बाद। और जो हिवरे बाजार गांव हमने देखा, तो एक समृद्ध गांव है। मतलब जो संस्कृति है, यहाँ की जो भौतिक समृद्धि है, वो इसमें मुझे परिपूर्णता दिखी। पर जो भौतिक समृद्धि में जो परिपूर्णता है, वो मुझे लगता है कि दर्शन की वजह से आएगा वो। हाँ, तो ये जो समृद्धि है, मानसिक रूप की जो समृद्धि है, ये समृद्धि दर्शन की वजह से आएगा। तो जितना ज्यादा हम दर्शन को फैलाएंगे, तो उतना ज्यादा ये जो पवित्रता है, जैसे हम परिवार को बोलते हैं कि पवित्रता का फैलाव ही परिवार है। तो ये जो संकल्पना है, ये जो स्वराज व्यवस्था है, ये स्वराज व्यवस्था हमको हमारे गांव में जहां हम रहते हैं, परडा संस्थान में, तो उस संस्थान में उसको लाना है। मतलब यहाँ की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, तो वो पानी की समस्या हम भी वहां पे भी मतलब देख रहे हैं। तो उस समस्या को हम समाधान में कैसे लाएं, तो ये भी एक विचार मन में आया कि ये भी हम कर सकते हैं वहां जाकर, ये गांव देखने के बाद। तो मतलब अच्छा लगा कि ये परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था, इस संकल्पना को हम अच्छी तरह से देख पाए। ये 3 दिन के परिसंवाद में एक मानसिकता में एक चेंज ला सकता है, ऐसे मुझे लगा कि हमारी मानसिकता में अच्छे विचार, अच्छा कार्य करने के संकल्प के साथ मैं यहाँ से विदा लूंगी। तो बहुत अच्छा लगा ये परिसंवाद और बहुत सुखद अनुभव मेरे लिए रहा ये। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम शालिनी है, मैं नागपुर से हूँ। और ये 3 दिन का परिसंवाद जो भैया ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, इसमें इतनी सारी प्रांतों से, स्टेट से लोग आए, हमारा मिलना हुआ, गोष्ठियां हुई, बातचीत हुई, यहाँ की व्यवस्था हमने देखी, जिसको 35 साल की सिंचाई से आज ये यहाँ तक पहुंचा। तो हम तो स्वर्ग वैसे ही भूमि को मानते ही हैं, और भूमि स्वर्ग हो। और ये हमने देख ही लिया कि यहाँ पे भौतिक पक्ष में इन्होंने पूरी तरह से भरपूर काम किया है, जो अभी हमारा पक्ष एक बाकी है। यहाँ सिर्फ हमें जो काम करना है, और इन्होंने संबंधों को भी पहचाना, और उसकी वजह से इनका बहुत सारा काम आसान हुआ। तो ये चीज हम जो इनसे लेके जा रहे हैं, एक इनकी ट्रांसपेरेंसी काम करने की, एक इनकी ऑनेस्टी, और एक निष्ठा जो बनी हुई है। और कहीं मतलब हर परिस्थिति में ये अपने सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आज हम कई दफा कुछ परिस्थितियों में फंस के फिर छूट जाते हैं हमारी चीजें, बट इनको देखने के बाद की विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ये बहुत अच्छा लगा, और ये सब हमारे लिए प्रेरणादायी है। और क्योंकि हम इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, 400 लोग, तो ये भी एक जो जब हम गठन में मिलते हैं, तो ये जैसे अभी भैया का भी मन है कि हम सब एक संगठन बने, और संगठन में जब हम काम करेंगे तो हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। ये चीज यहाँ हमको देखने को मिल गई कि ये इसकी झलक है, और अब हमको इसके लिए काम करना है। और शिक्षा का मानवीयकरण, ये हमें आगे लेके ही जाना है, और हम सबको तैयार होना है
अगले पड़ाव के लिए। बस इसी के साथ धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं राकेश पांडे हूँ और कानपुर से, उत्तर प्रदेश से। मध्यस्थ दर्शन से लगभग 10 वर्षों का जुड़ाव है और धीरे धीरे अध्ययन का क्रम बढ़ा है और पिछले लगभग 1.25 साल से व्यवस्थित रूप से अध्ययन से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे जैसे अध्ययन का क्रम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्वयं में ज्यादा जिम्मेदार होने का एक अपनी जिम्मेदारी सी महसूस हो रही है। कैसे इसको कंटेंट को लेना है और अपने जीने में तब्दीली करनी है, बदलाव करना है। उसके साथ में मैं एक सामाजिक संस्था श्रमिक भारती नाम की है जिसका मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ और हम लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब में काम करते हैं। उसके तहत भी जो यहाँ हमने देखा है उससे काफी कुछ प्रेरणा भी मिली है, काफी समानताएं भी दिखाई दी हैं। अगर सूत्र रूप में देखते हैं तो जैसे यहाँ अब समृद्धि का काम काफी अच्छा हुआ है और उसके साथ अब परिवार मूलक स्वराज्य के बारे में, इसको जोड़ने के बारे में ये लोग सोच रहे हैं। हम लोग भी अपने यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ हमने 20-25 साल पहले स्वयं सहायता समूह बनाए थे महिलाओं के और एक स्तर तक आर्थिक समृद्धि उसकी वजह से आई। 10 साल से प्राकृतिक खेती भी उनके बीच कर रहे हैं, उससे भी काफी चीजें सुधरी हैं, उनके परिवार का खान पान बदला है, समृद्धि आई है। ऐसे किसान परिवारों के साथ हमने पिछले 2-2.5 वर्षों में थोड़ा बातचीत शुरू करी है इस दर्शन की और जिन परिवारों के साथ की है लगभग 150-200 परिवारों के साथ, तो उनको ये बात स्वीकार भी हो रही है और वो चाह रहे हैं कि उनके अगली पीढ़ी के साथ भी बात की जाए। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कानपुर में 5 से 10 गांव में हम लोग व्यवस्थित तरह से अगले 2-3 साल कुछ प्रयास करें और उनको जिस तरह से ये आनंद ग्राम की बात है, हम लोग भी तो जमीनी स्तर पर प्रयास करें। थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा, जब दर्शन से शुरू में जुड़ाव हुआ तो मुझे लगता था मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ और ये ग्रांट और डोनेशन लेकर के करने वाला काम है और कुछ जैसे गांव में अपनी खेती और पशुपालन और उसके आसपास कुछ अच्छा सा जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल शहरी वातावरण से आता हूँ। 5 पीढ़ी पहले हमारा परिवार शहर आ गया था, तो कोई भी उस तरह का जुड़ाव नहीं है गाँव से। काम में बहुत जुड़ाव है, लेकिन तब धीरे धीरे दर्शन का ये सूत्र समझ में आया कि यात्रा तो जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरू होनी है। तो उसके बाद से धीरे धीरे जब थोड़ा बातचीत हमने संस्था के अंदर शुरू करी, तो आज संस्था जिसमें करीब 100-125 लोगों की टीम है, कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो इसको समझने के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और संस्था के अंदर भी एक थोड़ी स्वीकृति बनना शुरू हुई है। उसी तरह से जिन दाता संस्थाओं के साथ हम लोग काम करते हैं, उनको जो प्रपोजल लिख के देते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, उस सब में भी जब इस बात को हमने कहना शुरू किया है तो मुझे दिख रहा है उसमें भी स्वीकृति दिखाई दे रही है। तो मुझे ये बात ठीक लगती है कि जहाँ खड़े हैं वहां से यात्रा शुरू करना ठीक रहेगा और सही बात है तो सबको सही ही लग रही है। तो
मैं इतना ही रखना चाहूंगा। और कोशिश ये है कि जो युवा हमारे साथ जुड़े हैं संस्थागत तौर पर या उसके अलावा भी जो प्रदेश भर में इस दर्शन से जुड़े हुए लोग, उनको कैसे आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग करें, वो आपस में मिल करके अलग अलग जो प्रयास प्रदेश में चल रहे हैं दर्शन से जुड़े, जो भी पुराने साथी हैं उनके साथ, उनको और घनीभूत करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय बाबा जी को नमन और श्रद्धेय राम जी काका के प्रति कृतज्ञता। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं बिहार से हूँ, और बिहार में मैं उस क्षेत्र से हूँ जिसे मिथिला जो है ये कहा जाता है। मिथिला ही है। ये मैं 94 से लगातार समाज सेवा में हूँ, और अपनी पढ़ाई के बाद हम दोनों पति पत्नी ने ये तय किया था कि हमें किसी भी इस तरह की जो नौकरी है, इस तरह का जो बंधन है, वो हमें नहीं स्वीकार करना है। और उससे पहले यदि मैं जाऊं अपनी पृष्ठभूमि में, तो मैं 9वीं कक्षा से लेकर के परिवार की इस तरह से स्थिति थी, परिस्थिति कुछ थी कि 9वीं कक्षा से MA तक मैं कम्युनिस्टों के साथ रहा, कम्युनिस्ट विचारधारा में रहा। और फिर 92 से 92 से मैं गांधी विचार के साथ जुड़ा, और पूरे देश का जो भ्रमण है ये मैंने किया। और सबसे ज्यादा जो मेरा समय बीता ये गुजरात और महाराष्ट्र में ही बीता। तो अपनी समाज सेवा का अपना नलिहाल भी जो है ये मैं गुजरात और इसे मानता हूं। जब मैं बल्कि 2012 में मैं जब समाज सेवा में था, तो काफी जिस तरह से संस्थाएं करती हैं काम, तो बिल्कुल मैं भी जो है काम करता था। और लगभग संपूर्ण जिला में एक मेरी जो पहुंच है ये काफी थी। और लगभग जो स्वर्ण दीदी अभी बता रही थी, तो लगभग 8 से 10 हजार परिवार की महिलाओं के साथ तो हम लोगों का एक सीधा संबंध था। काफी, बल्कि उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा जो ये स्वयं सहायता समूह जो है, ये ग्रामशील जो उन लोगों की संस्था थी, उन्होंने गठन किया था। और फिर जितनी भी एक समझ अपनी थी जानकारी, वो हम लोग बांटने का काम जो है ये करते थे। लेकिन 12 में एक घटना जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में घटी, और वो काफी हमें झकझोड़ा, कई प्रश्न भी जो है ये खड़ा किया। और फिर पूरे देश में घूमना फिरना, फिर बहुत ज्यादा जो पढ़ाई है ये मैंने पढ़ा कई जगह, खास करके आर्ट ऑफ लिविंग जो है, या जैन समूह जो है, जैन विश्व भारती लाडनो, फिर रामकृष्ण मिशन आदि आदि, ये प्रजापिता आदि कई जगह। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब मैं सर्वोदय विचार से और सेवा काल से जुड़ा हुआ था, तो राम जी काका हमें लेफ्टिस्ट से, कम्युनिस्ट से सर्वोदय में जोड़े थे। तो फिर हमें हुई स्मरण है 18 में। तो लेकिन 18 में उन्होंने कहा कि बेटा अब कोई बात नहीं, तुम बड़ी समस्या में फंसे हो ना। मैंने कहा कि हाँ, मैं तो बड़ी समस्या में, तो कोई बात नहीं। अब एक जीवन विद्या का जो पूरा स्वरूप है वो बहुत बढ़िया स्वरूप में आ चुका है, और मैं तुम्हें कुछ जो कहना चाहता था वो तुम्हें समझने में दिक्कतें होती थी, अब आप तुमको दिक्कत नहीं होगी। और देवघर में एक शिविर लगा है जीवन विद्या का, जाओ। तो वहां मैं अक्टूबर 18 में गया। 18 के बाद उन्होंने हमें कहा वहां से आने के बाद कैसा लगा। तो मैंने कहा कि काका ये 90% जो मेरी समस्या थी उसका तो समाधान हो गया एक शिविर में। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा जो किताबें हैं बाबा जी की, ये जो है ये देखो। तो बल्कि पढ़ने की काफी हमें जिज्ञासा रहती है। तो फिर राम जी काका हमें सारी किताब भी दिए, और लगभग 6 महीने के अंदर जो सारी पुस्तकें थी बाबा जी की वो मैंने लिया। बल्कि मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो दर्शन शास्त्र से हुई थी। तो एक मूल वस्तु जो है, कुछ अंश तक हमें मूल वस्तु की जो है एक स्पष्टता जो है ये हुई।
राम जी काका का नाम मैं इसलिए बार बार लेता हूं कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा कि तुम जिस तरह से सर्वोदय हमलों के साथ निष्ठा के साथ तुम लगा रहा उसी तरह तू जीवन विद्या के साथ भी तू जो है लगा रहना, क्योंकि मेरी शरीर यात्रा भी कभी समाप्त हो सकती है। तुम जीवन विद्या की निष्ठा से कभी चूकना नहीं। और जो बात ग्राम स्वराज की हम करते थे तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर पर भी, तुम्हारे फील्ड में जाकर के भी, वही जो 8-10 हजार महिलाएं थी, उनका जो परिवार था, तो ये सारी वस्तु तुम्हें जो है मिल जाएंगी। और हमें बहुत, मैं उत्सुकित हूं, ये 3 दिन का जो परिसंवाद है, एक स्पष्टता हमें हो चुकी है यहां आने से कि ग्राम स्वराज्य का पूरा जो सैद्धांतिक तो सुना भी था, जो पढ़ा है ये भी था, लगातार मैं अध्ययन में लगातार हूं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या हो, स्वरूप क्या हो, और जिस गांवों के साथ हमारा संपर्क है वो किस तरह हम इस वस्तु को ले जाए, ये हमें स्पष्टता जो है बहुत आप लोगों का जो है ये उपकार जो है ये है। दूसरा उपकार एक बड़ा है कि ये बाजार में जो मैंने देखा है, खास करके जो भौतिक समृद्धि है, तो निश्चित रूप से भौतिक समृद्धि के बारे में पूरी स्पष्टता जो है आप लोगों के साथ भी सुना और यहाँ जो है देखा भी है। और निश्चित है कि इनका जो भी ज्ञान विज्ञान ये तो हमें स्पष्टता दर्शन से ही करना जो है ये होगा, नहीं तो भौतिक वस्तुएं जो अनित्य है वो तो कब बिखरेगा। ये तो यदि इतिहास को हम देखते हैं तो ये पूरा, तो निश्चित रूप से मध्यस्थ दर्शन का जो है एक हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके यहाँ के लिए भी, या जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहां भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल जो वस्तु है मध्यस्थ दर्शन की, उसको हम इस भौतिक जो विषय वस्तु है, ये जो योजना है, प्रकल्प है, इसके साथ हम मूल वस्तु सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के जाए। और लगभग 18 के बाद, प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद मैं कोशिश हमेशा किया हूँ कि लगभग 4,000-5,000 बच्चों के साथ में संवाद अवश्य करूं, और अब भी मैं लगातार कर रहा हूं। कुछ जो हमारे गांव हैं, काफी विपरीत परिस्थितियां रही हैं हमारे इस बीच में, लेकिन तब भी गांव से किसी न किसी प्रकार से हमारा जो संबंध है वो आवश्यक है। मैं निश्चित रूप से एक व्रत मैं ले रहा हूं नियति को और आप लोगों के समक्ष कि लगभग मेरी जो आयु है वो 61 है, लेकिन ये स्वामी जो भारत के आजादी की जो स्वामी है, अर्थात 24 वर्ष करीब, मैं निश्चित रूप से अपना संपूर्ण जो शेष यात्रा जो है ये मैं इसी काज में लगाऊं, परिवार मूलक जो ग्राम स्वराज व्यवस्था है केवल इसी के लिए। और इसमें आप लोगों का हमें समझ चाहिए, जो मार्गदर्शन है ये चाहिए, और निश्चित है कि जो नीति का जो एक सहज मार्ग जो है ये मिलेगा। सभी को नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय नागराज, जिसको हम प्रेम से बाबा जी कहते हैं, एवं माता जी, एवं उनके परिवार के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और इस सभा में उपस्थित सभी भगिनी बंधुओं को यथा योग्य प्रणाम। मैं उर्मिला सिदार, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और मध्यस्थ दर्शन से मेरा जुड़ाव 2009 में शासन के थ्रू हुआ। और पहले हमारे परिचय शिविर के रूप में हमारी योगेश भैया हमारे प्रथम गुरु रहे। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और मेरा अध्ययन 2013-14 में हुआ तत्पश्चात, अब करेंगे तो क्या करना है, उस समय उतना समझ में नहीं आता था कि हमको क्या करना है। तब भैया जी से मिले, भैया जी ने हम सभी को बुला करके बताए कि आपके रायगढ़ जिले में बहुत सारे भाई बहन हैं,
आगे कुछ करना है तो कुछ आगे के लिए तो भैया के मार्गदर्शन में हम एक छोटा सा संस्थान बनाने के लिए मन में विचार आया और अभी निवास के लिए स्थान बन चुका है और सभागार के लिए निर्माण कार्य हो रहा है और उसके आगे विद्यालय बनाने की ऐसी मानसिकता बनी हुई है। ये तो हुई हम लोग की कहानी। अब यहाँ आने की कहानी, यहाँ जैसे पहले से तो मन में बना था कि योगेश भैया ने हीरे बाजार के बारे में जा करके बताए थे, तब से मन में उत्सुकता जगी थी कि वास्तव में जो बाबा जी ने लिखा है क्या हर मानव के मन में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की कल्पना तो है लेकिन साकार करते हुए आज तक देखा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो वहाँ होगा तभी तो इस बात की जिक्र होती है। तो मेरे लिए और खुशी की बात है। तब मैं श्रीमान जी से बताई कि चलो आप जीवन विद्या उन्होंने शिविर किए हैं, अध्ययन नहीं किए हैं, तो आपका मन नहीं बनता है, घर को भी देखना है बोलते हो, तो आप ही के लिए मैं प्रस्ताव रख रही हूँ। तो हीरे बाजार जाएंगे। तो पहले तो वो ये ऐसी वो बोल रहे थे, फिर एक दो तो यहाँ के बारे में बताई तो उनके मन में भी उत्सुकता जगी, ऐसे मेरे को लगा। फिर बोले अपने से बोले कि हाँ चलो ठीक है जाएंगे, घूम करके आएंगे। यहाँ आकर के वो मेरे से ज्यादा उस माने एकदम से खुश होकर के बोले कि वाह कितना यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है। और पोपट भैया को देखे तो इतना सरल और यहाँ गांव को इतना माने एक विचार कर लिए, ये सबसे बड़ी यहाँ की उपलब्धि है, ऐसे मेरे श्रीमान जी ने कहा और बहुत खुश है। और फिर मैं बोली फिर यहाँ आने के लिए होगा तो यहाँ अब आएंगे ना तो पंच सरपंच लोग को लेकर के आएंगे ऐसा। तो ये मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात है। नहीं तो वो हमेशा कतराते थे कि आप जाओ मैं नहीं जा रहा हूँ ऐसा। और यहाँ करके सबसे मिले, भरत भूषण मामा जी से मिले और बहुत दिन से योगेश भैया को नहीं देखे हैं बोल रहे थे, तो इनसे मिलना हुआ, सबसे मिलना हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा। और अब रिटायर हो चुके हैं तो मैं उनको बोलती ही रहती हूँ कि अब करना क्या है, जितना जिन माने हम अपने लिए जी लिए, अब समाज के लिए हमको कुछ करना है, जीना है, आगे की जो हमारी यात्रा है ना। और हमको अच्छा से दर्शन मिला है तो इस दर्शन की रोशनी में हम जिएंगे और हमारे आसपास जितने लोग हैं, जितना तक हमारी योग्यता है और उस योग्यता के अनुसार हम जितना कर पाते हैं तो यही हमारे लिए उपलब्धि है। तो उनका विचार थोड़ा थोड़ा सकारात्मक हो रहा है, नकारात्मक तो नहीं होता था, लेकिन वो परंपरा मान्यतावादी इसमें ज्यादा वो रहते थे। तो मेरे लिए ना बहुत उपलब्धि हुआ यहाँ आने से और सभी से मिलकर उनको अच्छा लगा। आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और आप लोग इसी तरह मिलते रहेंगे तो हम एक दूसरे का उपयोगिता पूरकता के अर्थ में हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी मेरा विश्वास बनता है। और यहाँ मैं देखी तो परंपरा में कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, मैं यहाँ देखी तो गांव कुटुंबकम ऐसा मेरे को लगा, पूरे गांव एक कुटुंब की तरह है। और यहाँ पोपट भैया जी अच्छी तरह से जो हम दर्शन में पढ़ते हैं उसको उन्होंने साकार कर दिया कि जितने भी यहाँ प्राकृतिक ऐश्वर्य है उसका अच्छा से उन्होंने नियोजन किया। प्राकृतिक ऐश्वर्य का ये देखने के लिए मिला। और शासन की जो हमारी वर्तमान में शासन से जो भी योजना बन रही है देश के विकास के लिए, उन योजनाओं का भी उन्होंने बेखूबी से अच्छी तरह से उन्होंने उसका सदुपयोग कर रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद आज बैठे थे ग्राम सभा में तो पोपट भैया जी ने कहा कि हमारे पास जो है ना वो वो आप लोग ले लो और आपके पास से वो हमको दे दो। ये मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके पास समृद्धि है और जितने हम विद्या से जुड़े हैं वो समाधान के लिए है ना सब लगे हुए हैं। तो इस तरह से आदान प्रदान होगा
तो जो चीज हमारे पास है उनको देंगे, उनके पास है हमारे देंगे, इस तरह से हमारी जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। और यहाँ का माने प्राकृतिक, सबसे मेरे को तो यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर लगा ना। ये पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर कितना सुसज्जित माने सजी हुई है, हर चीज व्यवस्थित है, ये मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ भाव भी अच्छा है, खाव भी अच्छा मिला, है ना, दोनों चीज है ना। और दोनों चीज के लिए तो हम यहाँ है, तो भाव है तो खाने में मजा आता है, और खाव है, भाव नहीं है तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। इसी भाव के पीछे तो हम सब लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया यहाँ की, और व्यवस्था भी बढ़िया है, और गांव भी बढ़िया है, आने वाले सब भाई बहन हमारे बढ़िया है, और ऐसे ही बढ़िया रहेंगे। और ऐसे ही हम जब भी अवसर मिलेगा तो हम सब ऐसे मिलते रहेंगे। यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, धन्यवाद तो बोल दी, लेकिन आगे मेरे को क्या करना है नहीं बता पाए। आगे मैं जाऊंगी ना, तो अब मेरे साथ पहले तो एक परिवार की गाड़ी का एक चक्का थी, मैं अधूरा पड़ा मेरे को लगता था। अब मेरे श्रीमान जी आए तो 2 चक्का हो गए हम लोग। अब मेरे को ना आगे बढ़ने में एकदम सहज हो गया है, सहज हो गया है। और सब मैंने प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले ये सब महारथी तो हैं ही, नाटा भैया जी, संकेत भैया जी, और हमारे गुरुतुल्य योगेश भैया जी, है ना। ये सबके मार्गदर्शन में हम सुखी सुखी, और आगे की जिंदगी हमारा बढ़िया सुखद से होगा, और सुखद के लिए ही कार्य करेंगे, ऐसा मैं सोच के उत्साहित हो जाती हूँ। तो इस तरह से जा करके हम जितना, पोपट भैया भी मिले थे तो उनको भी बोली हूँ कि जैसे हमारी स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक देखने वाले के लिए स्थिति ठीक करेंगे तब तो उनको ठीक दिखा पाएंगे, और ऐसे ही बुला देंगे तो ये तो खाना पीना वाला हो जाएगा। कुछ करेंगे तब तो मने बुलाएंगे, है ना। तो कुछ यहाँ से जा करके कुछ मने करेंगे, ऐसा मन में विचार आया है, और करेंगे ऐसा मेरे को लग रहा है। और सब हमारे रायगढ़ परिवार के भाई बहन हैं, जो भी यहाँ जाते हैं तो एक भाई जी ने बोल रहे थे कि जैसे संजय की तरह बताना बोल रहे थे, कहा कि भाई है, मैं नहीं जानती हूँ। इसी तरह हम जाते हैं तो क्या मैंने यहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब को मैंने बताते हैं। जो हमारी गोष्ठी होती है तो सभी में मैंने सकारात्मक सोच बना हुआ है, और जरूर हम आगे इसी गांव की जो माने व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हमको क्या मैंने इसको देख करके हमको क्या प्रेरणा मिली उसको गोष्ठी में बताएंगे। और मेरे को पक्का विश्वास है कि सब भाई बहन का हमारा विचार एक होगा, और हम आगे जा करके हमारे आसपास के गांव में हमारे जो मैंने संस्थान बने हुए है, तो एक आधा किलोमीटर में हमारा 11 गांव है, बहुत पास में होता है उधर हमारे छत्तीसगढ़ का गांव। उसके पीछे जाएंगे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जाएंगे तो 25 गांव है। तो पहले तो मैं अपने गांव से ही शुरू करूंगी, अपने से ही हर चीज शुरू होता है, उसके बाद में आसपास के गांव को देखेंगे। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अवसर दिया। 11 से 25 नया क्रियान्वित करने के लिए 11 है ही है। बहुत भावुक है आप सब लोगों को सुनने के बाद। मैं समीरा हूँ और मध्य प्रदेश की तरफ से राज्य आनंद संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। यहाँ 2 हिस्सों में बात मैं रखना चाहूंगी अपनी। एक तो व्यक्तिगत मेरे अंदर क्या परिवर्तन मैंने महसूस किया, और हमारी पूरी टीम जो 25 लोगों की टीम थी, और हमारे जिला संपर्क व्यक्ति और हमारे जो आनंद ग्राम के प्रतिनिधि हैं, इसमें सरपंच भी थे, हमारे वरिष्ठ साथी भी थे जो गांव से आए थे। उन्होंने क्या देखा और कैसे उन्होंने कल शाम की ही अपनी बैठक में क्या क्या संकल्प ले लिए, उस पर थोड़ी सी बात रखना चाहूंगी कि हमारे सभी जिलों से आए हुए साथियों ने, सरपंच महोदय तो इतने प्रेरित हुए हैं कि इस पूरे विषय के साथ
परिवार मूलक जिस पर हम काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, और शिक्षा, इन दोनों बातों पर उन लोगों की विचार जो है, पोपट राव जी को सुनने के बाद जो उनकी थॉट क्लैरिटी है वो उन तक पहुंच गई है कि जब तक वैचारिक रूप से हमारे पास सही समस्या का समाधान नहीं आ जाए और हम उससे पहले चले जाएंगे तो हम काम कर नहीं पाएंगे। तो दर्शन का जो ये पूरा के पूरा भाव है, मैंने 2 शिविर किए हुए हैं और यूएचवी हमारे यहाँ लगातार मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, और इन सारे शब्दों को संबंध, संतुष्टि, समझ, सही समझ, समन्वय, इन सारे शब्दों का सही उपयोग जो है वो हिब्रे बाजार में सीधे सीधे परिलक्षित हो जाता है और उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ये वो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं कि आदरणीय ए नागराज जी ने जिस विचार को एक थ्योरी की तरह से हमारे सामने रखा, हिरवे बाजार में वो जो उनकी परिकल्पना थी वो थ्योरी पूरी तरह से एग्जैक्टली जमीनी हकीकत के रूप में आज सामने नजर आ रही है। तो ये एक जो दोनों का इस पूरे 3 दिन की कार्यशाला में जो सोच रही होगी आप आयोजकों की, उसमें ये मुझे लगता है कि 100 नहीं 200% इसमें हम कामयाब हुए हैं कि हम इस बात को समझ पाए, क्योंकि हमारे साथ जितने साथी आए थे वो दर्शन और इस पूरे भाव के शिविर में एक आध बार ही रहे थे, पूरा विचार उनके पास नहीं था। लेकिन यहाँ जितने हमारे साथी थे वो उस विषय पर बात कर रहे थे, वो भी उनको समझ में आया और अब आगे जाकर करना क्या है ये बात भी उनको पकड़ में थी। और पकड़ में ये आया कि शुरुआत स्वयं से करनी होगी। और स्वयं के अंदर जब हम देखते हैं, क्योंकि राज्य आनंद संस्थान जैसा कि आदरणीय हमारे निदेशक सत्यप्रकाश जी बता के गए हैं कि ये शासकीय मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है एक तरह से, कि हमारे यहाँ आनंद विभाग काम कर रहा है और हम व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़े हैं। और वहां से जब हमने शुरुआत की है तो ये एक बहुत बड़ा मुझे माइलस्टोन लगता है, जहां हमने उस व्यक्ति को देखा जिसको हम कहते हैं कि समक्ष रूप में कि कोई इमेजिनरी फिगर नहीं है, और उनकी जो छोटे छोटे से उदाहरण है उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। जहां तक इस विषय पर बात की बात थी, तो मैं पहले दिन से मेरे मन में ये था कि परिवार जो है आज की परिस्थिति में, जैसा कि हमारे आदरणीय सीओ सर कह के गए कि हम 6 घंटा सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, तो हमारे यूथ जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार जो इकाई हिंदुस्तान की ताकत थी उसको कितनी बारीकी से और कितनी सफाई से तोड़ दिया गया है, इस पर विचार ही नहीं हुआ कि हमारा आपसी संवाद, हम यहाँ तो इतने हैं पर हम परिवार में आपस में संवाद ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कोई बीच में है। तो उस पर विचार करने के लिए और परिवार के संगठन की बात करने के लिए, मतलब मैं शायद इस मंच पे अभी ना करूं इस बात को, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगी कि अभी जब हम क्योंकि मैं निर्वाचन के काम में भी थोड़ा सहयोग करती हूँ, तो माता पिता के नाम के बाद बच्चे से अगर दादा दादी का या नाना नानी का नाम पूछा जा रहा है तो बच्चे को नहीं पता है। ये हम किताबों में पढ़े, अखबारों में देखे, ये नहीं है, ये तो हम अपने घर के दरवाजे पे देख रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं और ये जो ताकत है हमारी, इस पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानती हूँ, सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इन 3 दिनों में इस कार्यशाला का हिस्सा रही, सीखा, समझा, जाना और सही समझ को लेकर यहाँ से लौटूंगी। और हमारे जितने साथी यहाँ हैं उन सब ने भी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत गहरे तक समझा, जाना है। और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के 55 आनंद ग्रामों में हम इस काम को और बेहतर तरीके से
और समझदारी के साथ, सही समझ के साथ लागू कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रतिज्ञा की तरह से ये हमारे अंदर आ चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पानी पे लगातार काम कर रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी, हमारे जिले में भी। और ये एक बहुत छोटा सा बीज होता है जो अगर कहीं पड़ गया तो प्रस्फुटित होगा। और इस प्रस्फुटन को महसूस किया हमने कि जब हमने मैं उदाहरण यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि हमारे तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्री ऋषभ गुप्ता जी, उनके साथ हमारी एक टीम, जिसमें हमारी एक जियो हाइड्रोलॉजिस्ट है और हमारे आनंद के साथियों की टीम थी। हमने कहा हमें पानी पे काम करना है, आपका सिर्फ सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप करिए जो करना चाहते हैं, मैं मदद कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं तो आज तक वृक्षारोपण, पौधारोपण, इन्हीं सब पर फोकस कर रहा था, पानी पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। और वो जो उन्होंने हमारे साथ 1.5 साल काम किया, उसमें हमने लगभग देवास में, जिले में नहीं सिर्फ शहर में, जो बोरिंग है, बोरिंग में फिल्टर का लगाने के बाद जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का जो पूरा एक सोच है, उसको हमने प्रताप, चरितार्थ और एग्जैक्टली किया, जिसमें हमने 300-350 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी पृथ्वी को लौटाया। तो ये जो बात थी, मेरे अंदर से यही बात आई कि मैं इस जगह पहुंची हूं तो इसके पीछे क्या निमित्त है। कोई तो है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है। और आधी जिंदगी गुजर चुकी, शासकीय नौकरी करते हुए आधी जिंदगी गुजर गई, शिक्षा देते हुए गुजर गई। 38 साल की मेरी नौकरी है, अनुभव है, मैं प्रोफेसर हूँ, तो उसमें बहुत कुछ दिया बच्चों को। लेकिन अब मुझे ये जिम्मेदारी लगती है कि मेरे जाने से पहले ये जो छोटे बच्चे अब सामने दिख रहे हैं, और वो बहुत छोटा बच्चा, वहां देखिएगा पीछे, बहुत छोटा बच्चा जो गोद में है, हम इनकी बिटिया जो लगातार मोबाइल पे देख रही थी, मैं 3 दिन से देख रही थी, मैं इसको कौन सी दुनिया छोड़कर जाऊं, मैं क्या उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, इस परिवार को, इस प्यार को, इस स्नेह को क्या हम संभाल के रख सकते हैं। काम बहुत है और सबके लिए बहुत काम है। जरा सा आप यहाँ हाथ पकड़िए, काम शुरू। तो इसी के साथ रांची आनंद संस्थान की अपनी पूरी टीम के साथ मैं आप सबका बहुत आभार, कृतज्ञ हूँ कि हम सबको यहाँ मौका मिला। और मुझे लगता है कि इसके अंत में हमारे एक साथी हैं, उनका एक गीत है, हम चाहेंगे कि वो यहाँ पर अपना गीत भी सबको सुनाए। और वो बंडा कटनी से यहाँ आए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, तो उनको भी हम सुनना चाहेंगे जी। तो पूरी बात अपनी खत्म करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, woods are lovely dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. कि जितनी सांसें दी है, जितना इस पृथ्वी ने दिया है, जितना ये ऑक्सीजन मिल रहा है, कम से कम उतना मैं इस पृथ्वी को लौटा जाऊं और इसकी कर्जदार ना रहूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छे विभूतियां और प्रेरणादायी भी। इस कार्यक्रम को आने का हुआ जब योगेश भैया और रविकांत भैया जी आए थे। हमारा अध्ययन सत्र चलता है नागपुर में, तो फिर हम सब लोगों ने तय किया कि हम जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव तो ये दो थे। एक ये था कि हिवरेट बाजार को देखना भी था, काफी दिन से सुना भी था उस बारे में, और ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले से जानता भी था। जैसे हमारे यहाँ एक चंद्रपुर गढ़चिरौली में है, लेखा मेंढा करके गांव है, वो भी ऐसी ही ग्राम पंचायत है, उनसे मिला भी था। तो कुछ चित्र था और ये भी देखना था कि कैसा है। और दूसरा उद्देश्य ये था सब लोगों से मिलना, क्योंकि सम्मेलन में मैं नहीं आ पाया। तो और मैंने लिस्ट देखा तो ऑलमोस्ट सभी
है ना मेन लोग आ रहे हैं, तो सोचा इनसे मिलना भी होगा। तो सबसे पहले तो ये आयोजन का डिजाइन बहुत बढ़िया लगा, है ना, और मुझे लगता है वो सफल रहा, क्योंकि ये 2.5 दिन में 2-2.5 दिन में पूरा कम्युनिकेट हो पाना, कंसेप्ट से लेके तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन तक, तो वो बहुत ही बढ़िया रहा। जैसे पहले दिन की बात करूं तो पहले दिन वैसा हम अभी कोई मूल्यांकन करने की स्थिति में तो नहीं है ये काम का, मैं सोचता हूँ हम लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि ये इकोनॉमिकल मॉडल है शायद। फिर जैसे हमने देखा तो कुछ लगा नहीं और कुछ है ना। फिर कल जब दोपहर में सुना पोपटराव जी को, तो करीब करीब ऐसा लगता है कि सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल बीइंग जो है आदमी का, वहां तक पहुंचा हुआ मॉडल है, ये केवल इकोनॉमिकल मॉडल नहीं है। और कि एक स्पिरिचुअल एलिमेंट थोड़ा उसमें मैं इतना ये नहीं बोलूंगा कि स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा ग्रे एरिया है, ऐसा यहाँ तक ही, मतलब मैं मूल्यांकन तो नहीं बोलूंगा, एक लगा मुझे। बट अदरवाइज आई थिंक मुझे लगता है कि दर्शन के प्रकाश में हमारा जो चित्रण बनता है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का, उससे काफी क्लोजेस्ट मॉडल मुझे लगता है शायद होगा तो ये है ना। काफी सारी चीजें हैं भी, 5 आयाम और ये सब बातें अपन नहीं करेंगे, हम सबको पता ही है, लेकिन जितना हो सकता था उतना हुआ दिखता है ना। तो ये बहुत ही मेरे लिए व्यक्तिगत भी बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रेरणादायी रहा, है ना। तो एक तो ये बात रही, दूसरा सबसे मिलना, है ना, वो तो बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे महाराष्ट्र के सभी लोग मिले। हाँ, इस कार्यक्रम के पीछे मुझे लगता है कि सफल इसीलिए हो पाया क्योंकि साल भर से मेहनत चल रही है, और वो समझ में आया। जैसे बच्चों ने प्रेजेंटेशन जो दिया, एक शिविर भी हुआ इसके पहले, तो वो सब मेहनत मुझे लगता है पूरी रंग लाई और पूरा कम्युनिकेट हो गया ये, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है 2-2.5 दिन में इतना सब कम्युनिकेट हो पाना। तो दूसरा जैसे सबसे मिलना, वो तो हमेशा के लिए हमेशा जैसा प्रेरणादायी रहता ही है, और महाराष्ट्र के लोगों के साथ हमारी कुछ टीम मीटिंग्स भी हुई और आगे की योजना के बारे में भी कुछ चर्चाएं हुई। तो आगे चल के ऐसे देखते हैं कि मैं एक काम करता हूँ प्राकृतिक उत्पादनों को और प्राकृतिक है ना जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए काम करता हूँ नागपुर में। तो वो कार्यक्रम करीब इस कंडीशन में आया है कि वो एक मॉडल बन के हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन कर पाए, तो उस पर एक ध्यान रहेगा। दूसरा अध्ययन का कार्यक्रम जो चल ही रहा है, उसमें अभी और 2-3 महीने हम अध्ययन में लगे हैं। और तीसरा, आज सुबह जो शिक्षा के बारे में कुछ बातें हुई हमारी कि शिक्षा में कैसे काम करे महाराष्ट्र में, और एक क्षेत्रीय संगठन कैसे हो। अभी संगठन के बारे में भी हमको कुछ इनपुट्स मिली है दोपहर में, तो उस तरीके से 2-3 चीजों पे आगे काम होगा। यही संकल्प के साथ सभी के साथ बहुत अच्छा लगा। आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का ये समापन सत्र है। इस सत्र में 2.5 दिन में इतना कुछ मिला, भैया ने कहा ही है। 2008 में मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम रवि मानव सुराज्य, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। विद्या का जब दूर दूर तक मेरे जीवन में कोई प्रस्ताव या संबंध नहीं था, तब मुझे इतनी बात तो समझ में आई थी कि कॉलेज के समय में जात से उस आदमी का आने, सरनेम से जात पता चलती है, जात से धर्म पता चलता है, उससे भेदभाव होता है, इसलिए जात धर्म कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने मेरा नाम अधिकृत रवि मानव सुराज्य किया है। रवि मेरा नाम है, मानव मेरी जात और धर्म है, और सुराज्य मेरा कर्म है। तो इस तरीके से अधिकृत मेरा जो प्रमाणित नाम है, राजपत्र में 1200 रुपये खर्चा आता है, 1200 रुपये खर्च करके मैंने रवि मानव सुराज्य मेरा नाम किया है। और मुझे लगता है कि सही में मानव बनने की पहली स्टेप है कि यदि धर्म से काफी ये, यानी सरनेम से काफी ये होता है, सब कुछ तो जाता नहीं, लेकिन एक हम पग आगे चलते हैं। तो 97 से मैं 97 से अब तक पूरा समय मैं सोशल लाइफ में हूँ।
पूरा समय। और 2008 में मैं पहली बार मैंने सोम भैया का शिविर किया छुट्टी में, और उसी समय लगभग 1 महीना मैं छुट्टी में था, क्योंकि 97 से 2008 तक 10-11 साल सेवाग्राम में रहना, वो आशा लगा कि अभी 1 साल भर पूरा देश देखते हैं। तो पहली बार मैंने 2008 में सोम भैया का शिविर किया और वही 1 महीना छुट्टी में रहा। और उसी साल पे क्योंकि पूरा देश देखना था, अच्छी संस्था है, 2008 में मैं पहली बार यहाँ आया था हिवरे बाजार में। और फिर 2012 में जब मैं मेरे गांव वापस गया यवतमाल, तो मैं इस जो रविकांत गौतमी सर है, पोपटराव जी पवार नादार, इन्होंने आदर्श गांव योजना निकाली थी, तो उसका मैं ग्राम कार्यकर्ता भी था। तो 2012 से तो एकदम पोपटराव जी पवार, और 2012 से गौतमी सर से एकदम क्लोजली संबंध है। तो 12 से लेकर अब तक 13 साल में मैंने कम से कम 10 बार तो हिवरे बाजार देखा, लेकिन पिछले 2.5 साल में पवार साहब का जितना अंतरंगा यहाँ खुला, उतना मैंने सही में कभी नहीं देखा। गौतमी सर भी कह रहे थे कि साहब ने जितना खोलना चाहिए उतना पूरा खोला है, कभी भी उन्होंने कंजूसी नहीं की है हमारे पास। हमें कहना पड़ा कि अभी रुकी है उनके तबीयत के कारण। तो ये इस 2.5 दिन के सत्र के बहुत प्लस पॉइंट रहा कि पवार साहब जितना खोल सकते हैं, यानी पूरा उन्होंने गांव देखा। और हमारे लिए स्पेशल 31 दिसंबर की होती हुई हमारे लिए ग्राम सभा आज की, उन्होंने ग्राम सभा की भी, इसके पहले मैंने ग्राम सभा उनकी देखी। और हमारे लिए प्रश्नोत्तरी हो या बाकी उनका प्रबोधन हो, तो ये बहुत अच्छा रहा। सुझाव के तौर पर मेरा इतना ऐसा है कि वैसे तो एक कार्यक्रम के लिए कितनी दिक्कत है, मुझे पता है कि योगेश भाई और गौतमी सर और अमित सर वगैरह इन्होंने कितनी मेहनत की इस कार्यक्रम के। कम से कम 3 महीने से हर रविवार की मीटिंग चल रही थी, तभी कहीं यह यहाँ दिखा। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोग विद्या से जुड़े हुए यदि यहाँ आएंगे, हर 6 महीने में एक आध भी शिविर हुआ, तो आदमी सही में बहुत रियलाइज होता है, उसको नई ऊर्जा मिलती है हिवरे बाजार गांव से, और साथ में विद्या तो है ही। ये मेरा सुझाव है आगे के लिए। और फिर काम के बारे में क्या है, तो काम के बारे में मुझे 2 ही काम महत्व के लगते हैं। एक काम तो जो है विद्या का 2008 से मुझे पता चला, उसके पहले मैं 11 साल गांधी के आश्रम में था, लेकिन 8 में पहली बार लगा कि नहीं, विद्या में जो दम है वो किसी भी दर्शन में नहीं है। ऐसे अहंकार की या किसी एकांगीपना की बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि दुनिया के सब ग्रंथ यदि ये हो जाए और खाली अकेली विद्या रह जाए, तो भी कहीं भी 1% भी कहीं कमी नहीं होगा। क्योंकि उस दिन ऐसी बात निकली, भाई हिंदू धर्म नहीं कहता कि हम 800 लोगों को सुखी कर सकते, ना मुस्लिम धर्म कह सकता है हम 800 लोगों को सुखी कर दे। कोई भी अधिकृत 12 धर्म है और अप्रत्यक्ष तो हजारों धर्म है, लेकिन विद्या में वो ताकत है कि भाई बॉर्डरलेस और रिलीजन लेस और 800 लोगों को हम सुखी कर सकते हैं, और वो भी शाश्वत काल तक। ये बोलने की आज के समय में इस धरती पर यदि ताकत किसी के, तो वो तो विद्या की है। इसलिए समझदारी के तौर पर, आदमी को समझदार बनाने के तौर पर विद्या का किसी को तोड़ने, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, और वो मैंने 8 से मैंने जांचा भी है, ऐसा ही नहीं कह रहा हूं मैं। तो इसलिए मैंने लगभग तो ये काम मेरा है कि कहीं भी विद्या के दृष्टि से लोगों को समझदार बनाना। और दूसरा काम है मेरा महत्वपूर्ण तालुक का सुराज्य व्यवस्था, जिसको हम हमारी भाषा में 10 सोपान व्यवस्था कहते विद्या की भाषा में। मुझे लगता है कि आदमी कितना भी समझदार हो, जैसे साधन संपन्न व्यक्ति दुखी दरिद्र रहे तो उसके लिए 100% विद्या है ही, लेकिन साधन विहीन आदमी है तो उसको भाई हम सुखी समृद्ध कैसे समझे। तो वो मेरा पहले से गांधी के समय, इसीलिए मैं गांधी आश्रम में गया कि साधन विहीन कोई रहना नहीं चाहिए। गरीबी के लिए जो आदमी सब समान रहे, तो साधन विहीन आदमी सुखी समृद्ध होना मुझे बहुत कठिन लगता है। तो उस दृष्टि से व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, और वो व्यवस्था आनी चाहिए। तो उसका पहला मॉडल मेरा नेर तालुका है, यवतमाल जिले में 50 पंचायतें है। तो वहां पर किस तरीके से पूरे यानी 1 भी रुपए बिना खर्चा करके वो सरपंच चुनकर आए, ये मेरा पहला सपना है पूरे 50 इलेक्टिव के लिए। और चुनकर आने के बाद वो 1 रुपए भी वो सरपंच गैर मार्ग से न कमाए, ये दूसरा सपना है। और तीसरा ये है कि हर साल की 4 ग्राम सभा, 4 ग्राम सभा होनी चाहिए। और ये सपना सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, पूरे 50 पंचायत के लिए। मेरे नेर तालुका में 50 पंचायत है, यानी जैसे पवार साहब का हिवरे बाजार पूरा तन मन धन से वो पूरे लगे हुए, वैसा नेर तालुका एक मॉडल बने, उसके लिए मैं भी लगा हुआ हूँ। तो वो पूरे प्रयास में आपकी भी सबकी लगेगी। उसके लिए मैं पवार साहब, उसके लिए मैंने एक किताब भी लिखा है, उसके लेकर यात्रा भी की है महाराष्ट्र में।
गवर्नमेंट से भी समझाना चालू है, सीएम से लेकर सबको, कि भाई इस व्यवस्था में ही ये है गलतियां है। यदि कोई ऐसा सरपंच गांव से चुनकर आता है तो 10 से 20 लाख रुपए खर्चा करके, ये अधिकृत आंकड़ा है, क्योंकि मैं पूरा कम से कम 15 साल से 13 साल से पूरा समय गाँव में रहता हूँ, गाँव का ही काम करता हूँ। किमान 10 साल, यदि पुणे के जिला का कोई गाँव है तो वहाँ 50 लाख रुपए खर्चा है एक सरपंच चुनकर आने का। मेरे जैसे छोटे गाँव है हमारे यवतमाल जिले के, वहाँ 10 लाख है। यदि 10 से 50 लाख खर्चा करके कोई सरपंच बनेगा तो वो पहले अपना 50 लाख निकालेगा कि पहले गांव को न्याय देगा? तो इसीलिए जब तक ये इलेक्शन हमारे बिल्कुल एक पैसा वो खर्चा न करे, यही उसकी मजबूरी हो, इस तरीके की व्यवस्था, और वो व्यवस्था मैंने डिटेल में लिख कर दी है गवर्नमेंट को। तो वही पहला प्रयास मेरे नेर तालुका के लिए है। तो बस वही काम के तौर पर तालुका स्वराज्य व्यवस्था और जीवन को समझदार बनाने के लिए जीवन विद्या, ये 2 ही काम मेरे महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं और उसमें मैं लगा हूँ। जय हिंद, जय जगत। वैसे किसी को लगे तो ये खाली अभी 10-15 किताबें हैं मेरे पास जो मराठी लोगों के लिए, कि गांव कैसे हो, पंचायत समिति कैसे हो, जिला परिषद कैसे हो और उसकी व्यवस्था कैसी हो, कहाँ कितने सदस्य रहेंगे, कैसे चुनाव होगा, कैसे काम होंगे, उसका डिटेल ये राज्य सरकार के लिए किताब लिखा है। तो 10-12 किताबें हैं मेरे पास, तो यदि किसी को लगे तो फिर वो दे देंगे। मराठी में है ना? हाँ, मराठी में। एक आप रख लो, उसको हिंदी अनुवाद करवाएंगे। हिंदी अनुवाद करके भेजेंगे छत्तीसगढ़। होगा नहीं, कोई नहीं वाला। कर देंगे। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस परिवार प्लस स्वराज्य व्यवस्था उत्सव में आए हुए समस्त भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शुक्लांबर पटेल, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, 2018 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और 2008-9 से मेरा इस जीवन विद्या से जुड़ना शुरू हुआ और तभी से इस दर्शन की रोशनी में जीने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो एक आने से जो मुझे खुशी हुई, जैसे हमने एक कविता सुनी थी गीत वगैरह में कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला धरती पर जमी पर, तो पोपट राव जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया और इस स्वर्ग रूपी धरती को हमें देखने का अवसर मिला, जिसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। परिवार के बारे में थोड़ी सी बताना चाहूंगा मैं कि वास्तव में बाबा जी ने कहा है कि जहां तक मेरी पवित्रता का फैलाव है वहां तक मेरा परिवार है। तो चूंकि मैं एक पेशे से शिक्षक था तो परिवार को मैं अपने विद्यालय के रूप में पहले देखता था परिवार को। तो अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि शासन के लाख प्रयास के बावजूद हमारे वर्तमान में जो बच्चों की जो दशा है और दिशा है वो दोनों ही बिगड़ गई है। न दशा ठीक है न दिशा ठीक है। इस दशा को ठीक करने के लिए शासन निरंतर प्रयास कर रही है। अभी निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एफएलएन योजना लागू की गई है, जिसमें 3 से 7% के बच्चों को कैसे उनको मूलभूत साक्षरता संख्या ज्ञान हो जाए, इसके लिए प्रयास कर रही है। तो उनमें गुणवत्ता तो आ जाएगी, ऐसे इसको हम लागू कर पाएंगे तो। लेकिन दिशा के बारे में देखा जाए तो दिशा उनकी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि दिशा के बारे में हम देख रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा में जो हमें एक संस्कार की आवश्यकता होती है वो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं संस्कार। तो जो सीखने सिखाने के पैकेज में हम देखते हैं कि बच्चा बचपन से ही अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन, अनुशासन के बाद जब बड़ा हो जाता है, स्कूल जाता है, तो स्व अनुशासन तो सीखता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं और उनकी दिशा बिगड़ती जा रही है। ये बच्चों की दिशा सुधर जाए, इसके लिए शासन के द्वारा हमारी चेतना विकास मूल्य शिक्षा में ये जीवन विद्या को लागू किया जा रहा है। ये जीवन विद्या को लागू कर देते हैं तो बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे, उनकी दिशा सुधर जाएगी। तो इस तरह से यदि हम देखें तो शासन भी और हम परिवार के सभी अनुपालकगण भी हम यदि एक साथ प्रयास करें तो हमारे परिवार यानी विद्यालय के बच्चों की दशा और दिशा सुधर सकती है। दूसरी यदि मैं देखूं, अपने परिवार में देखूं, तो यदि हमारा जीना देखें हम अपने विकास क्रम में देखें हम अभी तक, तो अभी हमारा जीना 2 ही तरीके से हो रहा है। एक तो भौतिकवाद में, दूसरा आदर्शवाद में। भौतिकवाद में कितना भी हम पैसा कमा लें तो गरीबी अमीरी में ही जी रहे हैं, दशा ठीक नहीं हमारी।
उसकी चाहने की पूर्ति हो नहीं रही है। उसी तरह से यदि दिशा में देखें हम तो पूजा पाठ भी है ना, अध्यात्म पूजा पाठ भी से लगे हुए हैं, मानने पे है, जानने पे नहीं है। तो दशा और दिशा दोनों सुधर जाए, उसके लिए विकल्प के रूप में दशा और दिशा दोनों सुधर जाए, इसके लिए विकल्प के रूप में एक मध्यस्थ दर्शन हमारे पास एक उपस्थित हुआ है, हमारे समक्ष हमको प्राप्त हुआ वरदान के रूप में। ये सभी मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो ऐसे में देख रहा हूँ कि यदि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जो हमारा विद्यालय भी हमारा परिवार है, हमारा घर भी परिवार है, तो दोनों की दशा और दिशा कैसे सुधर जाए, इसके लिए हमको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और उसके लिए एक विकल्प जो बाबा जी ने किया है, ये मध्यस्थ दर्शन की विकल्प है। दूसरी बात एक बार बताना चाहूंगा मैं कि परिवार की बात करते हैं तो वहां हम देखे हम तो मुख्य रूप से देखे हैं तो जो संबंध परिवार में जिसमें मूल्य भाग कहा जाता है, तो सबसे प्रथम मुख्य संबंध जो होता है पति पत्नी का होता है। यदि पति पत्नी के विचार में एक सूत्रता एक तारतम्यता नहीं होती है तो परिवार में जीना तो जैसे हम चाहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुख का ग्राफ घटता जाता है। तो मैं इस दिशा में बताना होगा, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसी जीवन संगिनी मिली है कि मुझे लगता है कि दर्शन का अध्ययन तो मैंने 6 महीने नहीं किया हूँ, लेकिन लगता है कि कहीं ये तो नहीं किया अध्ययन, मैंने किया ये अध्ययन किया, ऐसा लगता है। वो पूरा मेरा ध्यान आकर्षण कराती जाती है। जब भी जैसे हम खा के सोते हैं, मैं मोबाइल कुछ दूसरा देखने का प्रयास करता हूँ तो सीधा बोलती क्यों, क्या देख रहे हो? योगेश भैया का, सोम भैया का सीवी निकालो ना, सुनते हैं और सुनते सुनते सोएंगे। है हमेशा मेरा पूरा सहयोग करते हैं इस दर्शन के प्रति आगे चलने के लिए। और जैसे हमारा 4 बजे का लिंक रहता है तो कभी मैं उठ के नहीं जुड़ पाता हूँ, क्यों, कैसे जुड़ रहे, पूरा ध्यान आकर्षण कराती है। और हर समय मेरा वो ध्यान एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करती है। और मैं पति संबंध में एक बात और बता दूं कि मेरी मां अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, वो कहा करते थे जोड़ा ला घोड़ा नहीं सके, है ना, छत्तीसगढ़ी कहावत है, जोड़ा ला घोड़ा नहीं सके। मतलब यदि पति पत्नी में जो पति पत्नी की परिभाषा है, समझ में एकरूपता, विचार में परस्पर पूर्णता, कार्यक्रम में बराबर भागीदारी और फल परिणाम में बराबर की जिम्मेदारी, ये चारों बातें यदि पति पत्नी में है, पति पत्नी में समझ में एकरूपता है, तो परिवार की या घर कोई भी समस्या है, उस समस्या को हल करने में कोई कठिनाई आएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम दोनों में ये जो बातें और गहरी होती जा रही है और हमारा जीना बहुत और मधुर और होता जा रहा है और हम बड़े सुखी पूर्वक जी रहे हैं। अब उसका ध्यान इसमें और ज्यादा रहता है कि जैसे अभी हम छोटे गए थे तो साधन भैया बोले कि कम से कम एक संस्थान को 3 बार लोक व्यापीकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करना है। हमारे रायगढ़ जिले में 2 बार हो चुका है, तो बोल रहे कि हमारे गाँव में करेंगे हम, तो तीसरा लोक व्यापीकरण शिविर हम हमारे गाँव में करेंगे। मुझसे ज्यादा प्रेरित वो है और पूरा संभालने काम वही करती है, जो कि भोजन की हर व्यवस्था की संभालने का काम करते, मेरे कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब करती है और मुझसे 2 कदम आगे है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि शायद मैंने कुछ अच्छा कर्म किया तो जो इतनी अच्छी जीवन संगी मिली है, जो साथ साथ चलने में सहयोगी हो रही है। तो आप सभी को धन्यवाद। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई प्रेरणा मिल रही है कि जैसे पवार भैया ने इस धरती को स्वर्ग के समान बनाकर हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि यहाँ के लोगों की दशा और दिशा सुधारने में जो महत्वपूर्ण अपनी भूमिका ऊर्जा लगाई है, तो हम भी वहां जाकर के ऐसा ही कुछ कर पाए, इसी आशा विश्वास से मैं आप सभी को पूरा प्रणाम करके धन्यवाद हूँ सबको। प्रणाम। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम गेंदाल पोखरिया है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और पूज्य योगेश भैया हम लोगों का पहला शिविर लिए थे, पहला शिविर हम लोग किए थे छोटी में, और लगभग हमारे सारे शिक्षकों का शिविर जो है योगेश भैया के माध्यम से हुआ। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य आने का तो योगेश भैया से ही मिलना था। हीरा बाजार मेरी प्राथमिकता में उतना नहीं था कि योगेश भैया से मिलना होगा, उनसे सुनना होगा, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया। और मैंने मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के शिक्षा कर्मी वर्ग 1 वर्ग 2 की नौकरी छोड़ के 3 बार प्रमोशन छोड़ के 20 साल से मैं उस विद्यालय में पदस्थ हूँ, है ना। इस साल मेरे स्कूल में दूसरा टीचर आया, सरकार अभी तक टीचर भी नहीं भेज रही थी, 20 साल बाद।
और CGSCRT, MPSCRT, बॉम्बे CRT, दिल्ली SCRT, अमेरिका से इंटरनेशनल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, है ना, लंदन से टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर संकेत ठाकुर, छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, अरविंदो आश्रम, तमाम लोग हमारे विद्यालय भ्रमण कर चुके हैं और सभी ने भ्रमण किया मुख्य रूप से चेतना विकास पूर्ण शिक्षा को देखने के लिए, जीवन विद्या को देखने के लिए। जीवन विद्या अध्ययन करने के बाद मुझे 3 चीज समझ में आया कि नौकरी का धन स्वधन नहीं है ना, और गुरु का जीवन प्रमाणिकता पूर्वक सफल है, और असली गुरु दक्षिणा वह है जब शिष्य भी गुरु बन जाए। तो वहां से मैंने अपने मन में स्वस्फूर्त संकल्प लिया कि सैलरी से जो भी पैसा मिलता है उसे मुझे अच्छे काम में लगाना है। तो स्कूल में योगेश भैया के मार्गदर्शन में मैंने सैलरी से 1 लाख रुपए खर्च करके 7 कमरे मेरे पास 25 बच्चों को पढ़ाने के लिए, 25 बच्चों को पढ़ाने के लिए 7 कमरे हैं, सारी सुविधाएं हैं मेरे पास। तो उस कमरे को मैंने पूरा चेतना विकास से संबंधित पेंटिंग और सूक्ति वाक्य से सजाया। बच्चों को पत्र के माध्यम से, मतलब जब हम अच्छा काम करते हैं सरकार का भरपूर सहयोग मिलता है। लगभग 20 लाख रुपए सरकार ने मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए, सुविधा उपलब्ध करने के लिए 1.5 करोड़ का पुलिया बनवाया। जब बाबा जी नागराज जी मेरे विद्यालय गए, बाबा जी बोले कि बच्चों को स्कूल आने में समस्या होती है, सरकार को आप बहुत चिट्ठी लिखते हो, एक चिट्ठी रोड को बनाने के लिए लिखो। तो 3 करोड़ का रोड भी बन गया बच्चों को आने के लिए। मतलब 50 पैसे के पोस्ट कार्ड से सरकार ने इतने सारे चीज काम करवाया कि कुछ मत, जो भी मांगा सब चीजें हमारे विद्यालय के लिए मिल गई। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है और जो भी हम सोचते हैं करते हैं। सैलरी बढ़ते गया, 40 लाख रुपए मैंने अपने वेतन का खर्च करके मानवीय शिक्षा शोध केंद्र तिनवाही बनाया। वहां पर हम लोग हर महीने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हर महीने में अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग इस शिविर का आयोजन करते हैं। शिविर में आना जाना निःशुल्क रहता है। आप आना चाहेंगे, 10 लोग होंगे, आपके आने जाने की सुविधा खर्च हमारी होगी। आप बोलेंगे आप महाराष्ट्र जाएंगे, आप बोलेंगे कि मैं असमर्थ व्यक्ति हूँ, तो आपके आने जाने का खर्च भी हम देंगे, है ना। मतलब हमारा पब्लिक स्कूल पे करेगा। आपके रहने की व्यवस्था निःशुल्क, खाने की भी व्यवस्था निःशुल्क। हम बोर्ड नीचे पाएंगे कि इस कार्यक्रम में इतना खर्च हुआ, कितना आपने दिया, ऐसा आप लोग कभी नहीं बोलेंगे। सारी चीज निःशुल्क हम कराएंगे, अपने हिसाब से दाल चावल खिलाएंगे, आना जाना सारा चीज निःशुल्क। मतलब हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो भी हमको वेतन से पैसा मिलता है उसको हम अच्छे काम में लगाएंगे। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, उपकार विधि से पूरा कार्यक्रम चलाएंगे। उपकार विधि से हम चला रहे हैं पिछले 8 साल से। एक नया पैसा हमने किसी से नहीं लिया, न खाने का, न रहने का, न सोने का, न आने का, न जाने का, सारी व्यवस्था हम खुद मदद करते हैं। अब आते हैं पोपट राम पवार जी के ऊपर। तो मुझे जो अच्छा लगा, एक तो इसका प्रमाण मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो सुना, नशाखोरी नहीं है इस गांव में, ऐसा मैंने सुना जो है आप लोगों के माध्यम से, और गाँव वालों से मैं मिला तो नहीं हूँ मुझे, तो नशाखोरी नहीं है। मतलब आज के जमाने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर वास्तव में इस गाँव में नहीं है तो। दूसरा, सरकार के सहयोग से जो इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर खड़े किया है कि बड़े कार्यक्रम को करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मीटिंग्स करने के लिए भवन जो है बहुत अच्छे व्यवस्थित बने हुए हैं, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मुझे अच्छा लगा। तीसरा, मैंने देखा कि वो लोगों से और साथ में प्रशासनिक तंत्र से भी अच्छा संबंध बना के रखे हुए हैं। उनके एक फोन पर सीओ जो है अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ पर आ गए और बहुत अच्छी बातें जो है बहुत खुल करके भावनात्मक संबंध को बताया। उन्होंने पोपट राम पवार जी का महत्व भी बहुत उदारतापूर्वक बताया। तो कैसे सरकारी धन को और सरकार के लोगों को अपने साथ जोड़कर रखना है, गांव वालों को जोड़कर रखना है, ये चीज उनके भीतर में हमको दिखाई पड़ा है कि नहीं। तो उसके पीछे निश्चित ही मतलब उन्होंने कुछ प्रयास किया है, उनके भीतर में कुछ भाव है। परस्पर पूरकता के बगैर एक दूसरे के प्रति विश्वास तो होता नहीं है। तो निश्चित ही उन्होंने कुछ काम किया है जो हम लोगों के लिए अनुकरणीय है, हमको भी ऐसा करना चाहिए, है ना। जब मैंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद मैंने जैसे छोटी में अध्ययन किया 2009-10 में, तो लगभग 120 लोगों को, वहां के टॉप मोस्ट पत्रकार, टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन, इस सारे लोगों को, मतलब जिले में जो प्रमुख लोग होते हैं 120 लोगों को उनके समय के अनुसार से 3-3 घंटे का जीवन विद्या का शिविर जो है लैपटॉप से मैंने लिया, पावर पॉइंट से। तो आज उसका प्रभाव 20 साल बाद है। मैं कोई भी चीज लिखता हूँ तो एज इट इज उसको अखबार और मीडिया जो छापती है। 20 साल पहले जो मैंने उनके ऊपर मेहनत किया था 3 घंटे का, तो इतना प्रभाव होता है। मतलब जीवन विद्या नाम की कोई चीज है, उस पर हमारा पोखरी स्कूल काम कर रहा है, इसलिए लोग इस पर इतना विश्वास करते हैं। तो इस तरह से पवार जी ने भी कुछ मेहनत की है, इस कारण से उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। श्रेष्ठता का सम्मान है। हमने जो वहां पर जो ग्राम सभा में जब उपस्थित थे तो बुजुर्ग लोगों को अपने साथ बैठाए थे, है ना, उनको बकायदा एक
ऊंचा स्थान मतलब अपने बगल में समकक्ष में बैठाए थे, तो ये बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं बुजुर्गों का सम्मान करते हैं वो, तो ये चीज तो अच्छा लगा उनके भीतर में। जल, वन, पशु संरक्षण है ना, जिस तरह से जंगल के बारे में उन्होंने बताया कि जंगल ऐसा था, उस पर भी उन्होंने काम किया है, ये भी बहुत एप्लीकेबल है हम लोगों के लिए। और परंपरा में जो आदर्शवाद है ना, भौतिकवाद है, दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं, उससे कैसे सदुपयोग किया जाए, बड़े मंदिर बनवा करके, मस्जिद बनवा करके, है कि नहीं, और ये भौतिक साधनों के माध्यम से उसका कैसे सदुपयोग किया जा सकता है, ये सब सदुपयोग के लिए है। तो नो डाउट बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। आदर्शवाद और भौतिकवाद का कैसे उपयोग किया जाए समाज गति के लिए, ये अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन जैसे उनकी प्रस्तुति को मैंने ध्यान से सुना, तो उनकी प्रस्तुति में खुद बोलते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद हमें चुनाव लड़ना पड़ा। मतलब उसको स्वीकार करते हैं, ये पवित्रता है कि नहीं। मतलब इतना कुछ करने के बाद, सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। ये मतलब विशाल निष्कर्ष जो उन्होंने बताया जो है हम सबको, है कि नहीं। इतना सब कुछ उपलब्ध कराने के बाद भी लोग उनसे खुश नहीं है। इनडायरेक्टली मैं जो समीक्षा करता हूँ, आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया अपनी प्रस्तुति में कि अविश्वास है मेरे प्रति लोगों में। तीसरी बात उन्होंने बताया कि इसके बावजूद इतना कुछ करने के बाद इलेक्शन हुआ इस गांव में, मतलब निर्विरोध सरपंच नहीं चुन पाए वो, है कि नहीं। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ से लोग भी आए थे, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे लोग निर्विरोध सरपंच बने हैं, है कि नहीं। तो निर्विरोध सरपंच का चयन नहीं कर पाए इतना कुछ मेहनत करने के बाद। तो ये उन्होंने खुद बताया। हम वहां पर विशेष ग्राम सभा में बैठे थे, उन्होंने एक और शब्द बोला, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, कि इस बिल्डिंग में कमीशन मुझे देना पड़ा। एग्जैक्ट मुझे राशि याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया है। नहीं, आप 3-4 चीजें बहुत गलत बोल रहे हैं। हाँ बताइए। तो आपने कहा कि निर्विरोध कभी चुने नहीं, वो 2016-17 तक के निर्विरोध चुन के आ रहे हैं। अभी जो सरपंच जो चुनाव, हाँ उसी को मैंने बोला। अभी जो सरपंच निर्विरोध हुई है इलेक्शन की बात है, अभी जो सरपंच है वो निर्विरोध है इलेक्शन से, अभी इलेक्शन से है। हाँ वही मैं बोला चाहता नहीं, बातों से ऐसा लग रहा है कि हर बार चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं, हाँ तो आप ऐसा समझ रहे हैं तो गड़बड़। मैं तो अभी जो सरपंच आया, एक और चीज थोड़ा ओके ना, और एक चीज आपने कहा कि कमीशन देखिए क्या, वो ऐसा नहीं किया। सारी बहुत सारी बातें मराठी में भी हुई वहाँ पर, तो आप उसका अर्थ का अलग अर्थ ना ले, है ना। उन्होंने कमीशन लिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा, उन्होंने जो बताया वहाँ पर कमीशन कटा उन्होंने सब जो लेके उसकी रिकॉर्डिंग से सुनिए। वो अलग है, वो गवर्नमेंट के जो अर्थ होता है, टीडीएफ को अगर जो गवर्नमेंट का जीएसटी है, जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है। 13 लाख का जो 7.5 लाख का है ना, वो 1.5 लाख उसमें गया। जो गवर्नमेंट का जो कंपल्सरी देना होता है, जीएसटी है कुछ, यानी उसका ये उन्होंने जीएसटी नहीं बोला भैया। नहीं जीएसटी नहीं करना, लेकिन होता। आप लोग कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैं जो सुना जो है मैं नहीं निकाला, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, और मैं जानती रहता हूँ। तो कट के देना का मतलब ये नहीं कि कमीशन करके, है ना। आप जरा उनके शब्दों को अलग अर्थ में ना, ठीक है। नहीं ओके ठीक है। देखिए मैंने जो भाई, मुझे अपने आप मूल्यांकन करने का अधिकार है, मैंने सुना जो है, लेकिन जो आप सही है तो क्या काम नहीं। मैंने जो सुना जो है कमीशन कटा, कमीशन कटा का मैंने जो शब्द सुना वो उन्होंने कमीशन शब्द शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कमीशन शब्द का इस्तेमाल और मेरे पास रिकॉर्डिंग। ओके सुन लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया। कटा शब्द आपने बोले हो, कटा बोले तो कट क्या है बोले? हाँ कट क्या है? कट क्या है तो मतलब क्या है वो हमको नहीं पता। जो मैंने मान लगाया जीएसटी है वो। जीएसटी से आया, कैसे आया, मैं बोल रहा हूँ मतलब कट क्या है। ठीक है, आगे ठीक है, ये बातें मुझे लगा संकल्प पे बात कैसे। अरे भाई आप लोग सभा का मर्यादा क्या होता है कि मेरी बात बोलने के बाद आप लोग बोलते हैं, आप लोग बीच में ही मेरी बात को काट दिए। एक मेरे से सुनना भी चाहते हैं और आप बीच में काट भी रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ना ये। मेरी बात को पूरा बना लेते हैं, आप लगते कम से कम मैंने सुना आप लोगों को सब कुछ है। सभा की मर्यादा बताया प्लीज बोलिए। ओके, अब मैं कहाँ तक बोल रहा हूँ तो मेरे को सोचना पड़ेगा भाई। आप लोग बीच में काट दिए ना, ठीक है। आगे ये लगा, देखिए जैसे एक अच्छी बात मुझे 3 दिन के कार्यक्रम से लगा, ये जो स्टडी रूम के रूप में जब हम लोग बात कर रहे हैं,
कि लोगों को मतलब गांव में लोगों को पढ़ाने के लिए ये जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है और बहुत सारे लोग जो है इसको उपलब्ध कराते हैं बड़े बड़े शहरों में। जैसे रायपुर में जाएंगे आप, रामकृष्ण मिशन इसको स्टडी उपलब्ध कराती है, रायपुर में रामकृष्ण मिशन में है उपलब्ध जो है। तो ये जो गीत है कि जागृति में वो परस्पर पूरक, तो परस्पर पूरकता गांव वालों से कैसे बढ़े, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब कि अभी जो वर्तमान युग है, ये वर्तमान युग धरती को बर्बाद करने का युग चल रहा है। बाबा जी इसको बोलते थे कि ये पिचकाट में क्यों फंसे हो, इस पिचकाट से कब निकलोगे, ऐसा कहते थे बाबा जी। तब मेरे मन में आया कि ये धरती पर क्या हो रहा है, तो इसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। हे 21वीं सदी के मानव, हे 21वीं सदी के मानव, तुम किस कार्य में भिड़े हो। हे 21वीं सदी के मानव, तुम किस कार्य में भिड़े हो और जिस धरा पर बैठे हो उसी को बर्बाद करने के लिए तुले हो, बर्बाद करने के लिए तुले हो। कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता यूं मुक्त में कुदरत से पाया है, यूं मुक्त में कुदरत से पाया है। इसे यूं ही बर्बाद मत कर, आज उसे समर्पण करने का दिन आया है, समर्पण करने का दिन आया है। प्रकृति तुम पर समर्पित है, प्रकृति तुम पर समर्पित है। उनके समर्पण का कद्र करो, उनके समर्पण का कद्र करो। पोषण और संरक्षण के लिए तनिक चिंतन विचार करो, तनिक चिंतन विचार करो। बुद्धिजीवी मानव हो तुम, बुद्धिजीवी मानव हो तुम, अपने मानवत्व को समझो। बुद्धिजीवी मानव हो तुम, अपने मानवत्व को समझो। मानवत्व का सदुपयोग कर धरा को स्वर्ग बना लो, धरा को स्वर्ग बना लो। धन्यवाद, नमस्कार। आप भी बैठ जाइए। मैं पहले परिचय दे लूं। मेरा नाम हीरामणि हल्दकार है और मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले से हूँ। मेरे गांव का नाम बंडा है और कटनी जिले का एक इकलौता गांव ऐसा है जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ अपना पूरा मन बना करके खेती कर रहा है। मैं 2012 से इस पथ पर हूँ। यहाँ आने पर मेरे को लगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है, तो मैं एक 4 पंक्तियां हैं जैविक गीत पे जो मैं कर रहा हूं। जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। हम किसान तो फसल लगाते, फल सब्जी अनाज उगाते। हम किसान तो फसल लगाते, फल सब्जी अनाज उगाते। जो इसको आगे बढ़ाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। ये दवाइयां तो केमिकल्स हैं, होते इनसे पोलियो हार्ट है। ये दवाइयां तो केमिकल्स हैं, होते इनसे पोलियो हार्ट है। गौमूत्र की दवा बनाएगा, जो गौमूत्र की दवा बनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। बायोगैस का यंत्र लगा के धुआं रहित जो चूल्हा जला के, बायोगैस का यंत्र लगा के धुआं रहित जो चूल्हा जला के, जो सबको खाना खिलाएगा,
भारत को स्वस्थ बनाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। एक वृक्ष 10 पौत्र समान, एक वृक्ष 10 पौत्र समान, और फल बनाते हमें बलवान। जो फलदार पौधा लगाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। के से वैज्ञानिक आते, ज्ञान विज्ञान की बातें बताते, के से वैज्ञानिक आते, ज्ञान विज्ञान की बातें बताते, जो उनकी तकनीकों को अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। हम किसानों पे दुनिया टिकी है, हम किसानों पे दुनिया टिकी है, इनके बिना नहीं भूख मिटी है। हम किसानों पे दुनिया टिकी है, इनके बिना नहीं भूख मिटी है। जो सबकी भूख मिटाएगा वह किसान अन्नदाता कहलाएगा, जो जैविक विधि अपनाएगा भारत को स्वस्थ बनाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। भारत माता की। आनंद विभाग के संपर्क में आया और हिवरी बाजार गांव का नाम तो मैं 2010 से सुना चला आ रहा था, पर आने का जो आज संजोग बना, इसका जो सूत्र है आनंद विभाग है। मैं इसी विभाग को धन्यवाद देता हूं और शपथ लेता हूं कि मैं यहाँ जाने के बाद जो बाकी है वो अपने जिले के, अपने गांव के लिए पूरा करूंगा। यही आशा विश्वास के साथ अब मैं यहाँ से विदा लेने जा रहा हूँ। नमस्कार। राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां से मुझे इस हिवरे बाजार के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, राष्ट्रीय मूलक ग्राम स्वराज्य के बारे में पता चला कि यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम होने वाला है। और मेरा विचार रहता है कि कहीं भी अगर गांव के लिए कुछ हो रहा है तो वहां पे पहुंचूं और मैं भी अपने गांव को उसी जैसा मतलब बनाने का प्रयास करूं। और उस दिशा में जानकारी के बाद यहाँ आने का मौका मिला और हिवरे बाजार ग्राम सभा और सब कुछ देखने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस समय मैं आरोग्य एवं स्वरोजगार के प्रचारक के रूप में भारत में हर जगह कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कहीं से कुछ लेता हूं तो कहीं जाके उसको बताता हूं। मतलब अपने गांव में या कहीं भी गया तो उसकी जानकारी देता हूं। ऐसा ही एक प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है हरियाणा में, और वहां पे बिना किसी दवा के, माने प्रकृति के द्वारा दुनिया में कहीं भी व्यक्ति लगता है कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं और हम दुखी जीवन जी रहे हैं, तो वहाँ बिना दवा के और वो भी निःशुल्क में एक संत के द्वारा इलाज किया जा रहा। तो वहां पे मैं नेचुरोपैथ का थोड़ा सीख रहा था, तो वहां के बाद यहाँ आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। हिवरे बाजार के जैसे अभी जंगल में मतलब पानी की व्यवस्था, जल पे, पर्यावरण पे, और गांव के लोग भी अपने विचार जो है उनके, यहाँ नशा, मैं पहले ऐसे गांव में गया हूँ, अभी हरियाणा में भी जाने का मौका मिला, वहां पे नशा का इतना मतलब मैंने देखा बहुत बुरी स्थिति है। और यहाँ आके दुकानों पे रात में भी जाने का मौका मिला, पूछा गया यहाँ पे ऐसा कुछ, बोला गया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता जो नशा के रूप में मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बढ़िया। नमस्ते सभी को, मैं अमित यवतमाल से। तो ये जो 3 दिन का परिसंवाद रहा, परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था एक विकल्प, तो मेरे लिए काफी उत्सवित रहे तीनों दिन। और इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि दर्शन से जुड़ने के बाद बहुत बार ऐसा भाव आता है कि जो परंपरा में या शुरू में जो काम हुए, एक नकारात्मक भाव रहता है। लेकिन इस दौरान जब से काम शुरू हुआ हिवरे बाजार में या पिछले कुछ दिनों में, तब से ये ध्यान गया कि पहले से भी जो कुछ भी अच्छे प्रयास जहां जहां हुए हैं, वो फिर गांव के स्तर पे हो या शिक्षा के स्तर पे हो, तो उनको साथ में लेकर
उनमें जो जो भी सुधार की संभावनाएं दिखाई देती है, जो ज्ञान मध्यस्थ दर्शन के द्वारा आया है, उसको उसमें जोड़ के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए काफी एक बढ़िया संभावना दिखाई दी। दूसरा, इन 3 दिनों में और उसके पहले भी पिछले साल भी परिचय शिविर को आना हुआ यहाँ पे, तो ये गांव में जो प्रयास हुए खासकर पोपटराव जी द्वारा, तो उसमें उनकी लगन और उनका जो श्रम है, तो एक ही सूत्र ध्यान में आया कि जो सही है, सही की चाहना सभी में है ही। मानव का जो मूल स्वरूप है, चाहना के रूप में सभी में ये बना ही है। हम उसको कितना मतलब वहां तक पहुंच पाते हैं, कितनी ईमानदारी से, कितनी पवित्रता से उसमें लगे रह पाते हैं, है ना। तो वो उसके लिए लगे रहने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाना, उन तक वो समझा पाने के लिए हम कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं, ऐसा मेरे बारे में मुझे लगता है। तो चाहना तो है सभी में भी, और उसी का फल परिणाम जो कुछ भी आस्था विधि से कही है तो इस गांव में दिखा ही है। तो ये भी एक संभावना, एक और विश्वास बढ़ता जा रहा है कि चाहना के रूप में सभी में ये बना ही है कि व्यवस्था की चाहना तो सभी में है ही। बाकी आगे की यात्रा के लिए जो दिखता है, तो जो प्रस्ताव आ रहा है सामने कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा को हम आगे कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए बच्चों के साथ काम करना और बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों के साथ पहुंचना, मतलब चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में बच्चों के साथ काम करना शिक्षा के, और अभिभावकों के साथ मिलकर व्यवस्था कैसे बने। तो ये 2 संभावनाएं दिखाई दे रही है, और इसके लिए जो जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो वैयक्तिक स्तर पर, और बाकी भी जहां जहां प्रयास होंगे उसमें भागीदारी करने के लिए मन बना है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम, इसके साथ ही श्रद्धेय नागराज जी को मेरा नमन। और इसके आगे मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद भाई घाटे, जिनके अथक आग्रह के कारण से मैं यहाँ तक पहुंच पाया, अगर उनका नाम नहीं लेता हूँ तो अनुचित रहेगा। अरविंद भाई घाटे से मेरी मुलाकात मानव चेतना विकास केंद्र पिवड़ाई इंदौर में हुई थी, और वही 2-1 बार में उनसे मिला था। इसके बाद फोन पर उनसे संपर्क होता रहा, और वहीं पर मैंने मध्यस्थ दर्शन के बारे में सुना और जो बताया जाता रहा उसको समझने का प्रयास किया। वहां पर मैंने एक परिचय, विकल्प, और फिर 3 बार मैंने वहां के अध्ययन शिविर अटेंड किए। जब भी अध्ययन शिविर अटेंड करके जाता था, उसके बाद फिर कुछ समझ नहीं आता था तो फिर बंद कर देता था। ऐसे लगातार प्रक्रिया चलती रही। इसी दौर के अंदर जन स्वराज का एक घोषणा पत्र आया, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि हम ग्राम स्वराज को स्थापित करने में योगदान करेंगे। गांधी जी ने भी कहा था। तो उसी से प्रेरित होकर एक बार वहां भी चला गया मैं, वहां के चुनाव के प्रोग्राम में। लेकिन वहां जाकर के महसूस किया वो उनका नारा था, और उस नारे को भी उन्होंने किसी साकार रूप में परिणित नहीं किया। अंततः मुझे लगा कि राजनीति के जरिए इसमें कोई संभावना बनती नहीं है। अब आगे की बात यह है कि मैंने अध्ययन तो अभी शुरू ही किया होकर नहीं किया, एक तरह से अभी केवल मुझे इस दर्शन का परिचय मात्र हुआ है, इसलिए ये जो पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है। लेकिन जिस तरह ये संकल्प सत्र के नाम से दिया जा रहा है, तो अभी मैं अपने में क्या संकल्प कर सकता हूँ फिलहाल, उसी का जिक्र करने के लिए थोड़ा सा समय हो सकता है मुझे ज्यादा लगे। मेरे एक मित्र है, उनका बड़ा खेत है। हमारे परिवार में तो खेत नहीं है, बहुत पहले ही हमारे दादाजी एक तहसील में आ गए थे, और उसके बाद से हमारा खेत से कोई कनेक्शन, मैंने खेत एक तरह से देखा भी नहीं। कभी कभी जाते हैं मित्रों के खेत, तो कई बार बोलते हैं कि आप यहाँ खेती करो खेती करो। मुझे उनकी बात जमती नहीं है कि किस लिए खेती करने का। वो खैर उनका तो अपना अंदाज है कि यहाँ जो औषधीय वनस्पति की करो, कभी किस तरह की करो, ऐसे उनका बोलते हैं। आप इधर उधर भटकते रहते हो, कभी इधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, तो यहाँ खेत में रहो और खेती करो। लेकिन वो बात मुझे गले नहीं उतरती थी। लेकिन अब यहाँ जब हिवरे बाजार आया, और जो इस दर्शन का मूल है उससे जब
थोड़ा परिचित हो पाया हूँ तो ये समझ पाया हूँ कि अगर हम शुरुआत करना चाहेंगे तो परिवार के बाद गांव पर ही आना पड़ता है। शहर में क्या विस्तार बहुत अन्यंत्र हो चुका है, वहां पर ये सारे आयामों को एक साथ देख पाने में काफी दिक्कत होगी, इसलिए शुरुआत गांव से ही करनी होगी। तो अब मैं विचार कर रहा हूँ कि शायद इस दर्शन का अध्ययन करने के बाद में वो जो हमारे मित्र हैं उनके गांव में जाके कुछ कर पाऊँ। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में आने के बाद जो पद्मश्री भारत भूषण जी को सुना, उनके आवर्तनशील कृषि के बारे में भी सुना, तो अब मुझे लगा कि अब शायद कुछ संभावना बनती है उनके खेत पर मैं कुछ सार्थक कार्य कर पाऊंगा कार्य के रूप में। और जो समृद्धि इस गांव में पोपट राव जी ने दिखाई है और उसे अपने अथक प्रयासों के द्वारा लाई है, उस समृद्धि को भी बनाए रखने के लिए वो सतत प्रयत्नशील है। लेकिन चूंकि वो इस दर्शन से पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कितना परिचित है नहीं है, लेकिन वो दर्शन उनके गांव में पूरी तौर से नहीं आ पाया है, शायद शुरुआत ही हुई है हमारी। तो इस कारण से वो उनको लगातार प्रयास करता रहना पड़ता है। अगर ये दर्शन गांव के जीवन में आ जाए तो किसी अथक प्रयास की जरूरत नहीं रहेगी, स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम चल पड़ेगा। हम विज्ञान के क्षेत्र से रहे हैं तो हमने विज्ञान में जो न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, तो उसमें एक चेन रिएक्शन कही जाती है, श्रृंखला क्रिया। तो जब चेन रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाती है, एक क्रिटिकल मास जिसको कहते हैं, अचीव करने के बाद चेन रिएक्शन शुरू होती है। तो जब वो क्रिटिकल मास अचीव हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक ये चेन रिएक्शन की तरह चलेगा। इसके लिए कोई लगातार संघर्ष और प्रयास की जरूरत नहीं बचेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं इससे पहले 30 नवंबर को आ गया था, मैंने यहाँ का परिचय शिविर भी अटेंड किया और इस परिचय शिविर में भी एक नई जानकारी, जीवन को समझने के अंदर मुझे थोड़ा सा ज्यादा गहराई मिली। आगे मैं इस प्रयास को जारी करते हुए इस अध्ययन को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा। और बार बार उनका आग्रह रहा हमारे घाटगे जी का, अरविंद भाई का, कि आप एक बार अचोटी आओ, तो कोशिश करूंगा कि अचोटी आ पाऊं और वहाँ रह करके थोड़ा गहन तरीके से अध्ययन कर पाऊं। अभी फिलहाल इतना ही संकल्प है, आगे अध्ययन पूर्ण होने के बाद आगे का संकल्प दोहराऊंगा। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, मेरा नाम जसवीर है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली गाजियाबाद से। और जब से मैं मतलब दर्शन से जुड़ा हूँ तो काफी स्पष्टता तो बनी है पहले से। और जब भी शिविर में जाता हूँ तो अलग अलग समझ बनती है और जीने में उतार पाऊँ, मतलब ऐसे चलता है ना। और जैसे कि यहाँ का आने के बारे में, जैसे हिवड़े बाजार को जैसे नई जगह जाने का भी थोड़ा मेरा मन रहता है कि वहाँ जाने से कुछ सीखने को मिलता है और कुछ नई चीज टच कर जाती है तो उसे अपने जीने में उतार पाऊँ। तो इसी प्रोसेस में मतलब जाना होता है और धीरे धीरे सुनने का मेरा फोकस है। थोड़ा बोलने का अभ्यास इतना रहता नहीं है, सुनने का ही थोड़ा रहता है। तो अभी उसको प्रोसेस में हूँ कि बोलना भी थोड़ा सही हो जाए कर्म से। तो सबके अपने ये नागराज जी जो है उनके प्रति कृतज्ञता और सब आयोजक मंडल के प्रति कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कैलाश है, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। हिवरे बाजार और पोपटराव जी के बारे में काफी दिनों से बहुत सुना था और इस 3 दिन में प्रत्यक्ष उसको देखने का मौका मिला। और जितने भी मेरे मन में सवाल थे हिवरे बाजार और पोपटराव जी को लेकर, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अभी वैसे कोई सवाल है ही नहीं, है ना। इसी दौरान एक और सवाल था, जैसे ये आया था कि 10 लाख पेड़ लगाए हैं, तो मुझे मतलब दिखते नहीं थे 10 लाख पेड़ है कहाँ, है ना। लेकिन जब हम वो पहाड़ी पर गए तो वहाँ 10 लाख से ऊपर ही है शायद पेड़, ऐसे ध्यान में आया। अभी कोई सवाल नहीं है उसको लेकर। और इसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी है, वहां से भी और जानकारी ले सकते हैं, है ना। दूसरा ये
जो संकल्प है उसके बारे में हमारे यवतमाल महाराष्ट्र की टीम ने जो भी तय किया है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को लेकर जो काम करना है उसके साथ काम करेंगे। और एक बात ये शेयर करना चाहता हूँ, काफी दिनों से, मतलब 2-3 साल से मैं बाहर जाना बंद कर दिया था मैंने। पिछले साल योगेश भैया का यहाँ पे शिविर था और अमित भैया जी ने मुझे बताया था कि वहां पे शिविर है, लेकिन मैंने बंद ही कर दिया था पूरा बाहर जाना। अमित भैया वापस आने के बाद उनसे मैंने यहाँ के बारे में पूछा और 2-3 सवाल किए, है ना। मतलब यही चल रहा, शिविर इधर ही शिविर, यहाँ शिविर, उससे कुछ निकल नहीं रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने वो बंद कर दिया था। और भैया से सवाल किए, सब भैया ने, अमित भैया ने ठीक ठाक जवाब दिए, है ना। एक बार देख लेना ठीक से। तो मैंने फिर मन बनाया, ठीक है अब देख लेंगे, देखना है, ऐसा करके ठान लिया था। जब भी योगेश भाई का कहीं भी कार्यक्रम होगा, शिविर होगा, तो जाना ही है, ये करके आए। और जैसे ही नजदीक से योगेश भाई को प्लानिंग को देखा, समझा, तो अभी ठीक लग रहा है। तो मेरा एक आगे का ये भी वैयक्तिक कार्यक्रम बन रहा है कि योगेश भैया जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसके साथ जुड़ना, उसको सहयोग करना, नजदीक से देखना, और वो जो भी मतलब कल्पना कर रहे, चित्र बना रहे या कुछ सोच रहे, तो उसके बारे में सोचना, उसके साथ काम करना, ये मेरा अभी 1-2 साल के लिए वैयक्तिक कार्यक्रम बन रहा है। थैंक यू। मैं अपना परिचय देता हूं। पहले मैं राजा हूं, पुणे से। मैं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हॉस्पिटल में एडमिन करके काम करता था, जो जून 2022 को सेवानिवृत्त हो चुका हूं। अभी आगे की मेरी स्टोरी, शरीर और मैं ऐसी रही है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। एक्चुअली हम 1991 से घर में कम, यानी परिवार में कम, समाज में ज्यादा रहे। मैं अकेला नहीं, तो मेरे जो दोस्त है रविकांत सर और बाकी सारे जो पुणे का हमारा जो ग्रुप है, सभी वैसे ही। ज्यादातर उन्होंने अपने परिवार को वक्त नहीं दिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उन्होंने समाज के लिए काम किया। तो पहले से वो चाह हमारी बनी ही रही, लोगों के लिए काम करते ही रहे। और दूसरा, मेरा जो जॉब था वो सेवा का ही रहा। तो जो भी हॉस्पिटल में आता था, कि जो भी समस्या उनके रहती थी पेशेंट के दृष्टिकोण से, तो जब मुझे पता चलती थी तो वहां में जाता ही था। तो मेरा जिंदा रहना नहीं रहा, वो मेरा संवेदनशीलता का जीना रहा है। उसके बाद कोरोना का पीरियड देखा, 2 साल हॉस्पिटल में, डॉक्टर नायडू रुग्णालय में, जो कि भारत का पहला कोरोना का पेशेंट डॉक्टर नायडू रुग्णालय में आया था। और वहां जब प्रधानमंत्री ने जो हॉस्पिटल में बात की थी, वो हमारे वहां के सिस्टर जगताप करके उससे बात किया था, और उसके बाद हमने उसका नाम पीएम सिस्टर रखा था, और मैं पीएम सिस्टर करके बुलाता था। और वो नाम भी हमने ही फाइनल किया था किसके साथ बात करें। 3-4 लोगों का नाम सेलेक्ट किया था, लेकिन जो भी नंबर लगा उनके साथ उन्होंने बात की थी। तो वहां का जब स्वरूप देखा कि कितना भी पैसा रहने दो, वो कुछ काम नहीं आता है। सब ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे थे, मिल नहीं रहा था, है भी तो भी नहीं ले रहे थे, लंग्स इन्फेक्शन होने की वजह से। उसके पहले भी मैंने डॉक्टर नायडू हॉस्पिटल में ये देखा था कि वहां रेबीज के भी पेशेंट आते हैं। और मेरे सामने एक कर्नाटका से पेशेंट आया था, वो इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल था, वो 2 बैग भरकर लेके लाया था, और वो अकेला लड़का था, बहुत बड़ा कर्नाटका का उद्योगपति था। वो कह रहा था कि मेरे बच्चों को बचाओ। तब हमने उसको ऑफिस में बिठा के, हमारे जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पाटसुरी सर, उन्होंने काउंसलिंग किया कि रेबीज का पेशेंट आज तक कोई बचा नहीं है और कोई बचा नहीं सकता। अब आप गूगल करते हो तो मेरे सामने करो, उन्होंने बोला कि एक ही आदमी बचा था जो 75 इयर्स का था, और वो बच्चों से तरह बिहेव करता था, ऐसे ही हालत में वो जिंदा रहा था। उसको शीशु का कुछ पता नहीं चलता था। वो एक ही पेशेंट है ऐसे जो बचा था। ऐसा बोलने के बाद में उसको ऐसा लगा कि नहीं, अब बचाने के चांसेस नहीं है।
तो वैसा वो इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल था। ये मेरी पूर्व हिस्ट्री रही है। तो कोरोना के पीरियड में इतना सारा काम करने के बाद में थोड़ा सा लगा था कि मैं थोड़ा बाहर पड़ू इससे, तो कहाँ जाए। तो मैं रेविकांत भैया जो नागपुर में थे, उस वक्त वो गढ़चिरौली नक्सलाइट में काम कर रहे थे, तो मैं उनके यहाँ पहुंचा। जो जीवन विद्या उनके पास, उनकी बीबी की वजह से उनके पास आ चुकी थी। फिर वो दिन रात हमारी वही बातें हो रही थी। वो बात होते होते फिर उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि क्या चीज है। उससे पता चला कि छत्तीसगढ़ में 2 सेंटर है। तो जैसे ही शुक्रवार की ड्यूटी उनकी खत्म हो गई, फिर बोले अपन शनिवार है और संडे है, तो 2 दिन वहां विजिट करके आते। तो वहां से हमारा रास्ता बना मानव तीर्थ। और जब शाम के वक्त में हम वहां पहुंचे तो वहां साधन भैया राह देखते हुए बैठे थे कि हमने जाते जाते भैया से कांटेक्ट करके उनको पूछा था कि हम आ रहे करके। तो वो वहां का सारा माहौल देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, बहुत बढ़िया है, अलग चीज है, जो हम काम कर रहे थे उससे बेहतर है, तो इसे सोचा जाए। फिर वहां का सारा हमने देखा। दूसरे दिन एक टीचर लोगों का ग्रुप आना था, एक 20-25 लोगों का, उनका सेशन हमने अटेंड किया। फिर शाम को चाय लेने के बाद में हम अछोटी के लिए रवाना हो गए। वहां पे हमारी मुलाकात चंद्रशेखर भैया और उनके पूरे परिवार के साथ में हो गई। वहां भी एक अलग हमें महसूस हुआ कि हमारी कोई उनसे पहचान नहीं थी, न कोई रिश्तेदार थे, लेकिन उस परिवार ने उस वक्त, मुझे पता नहीं कि वो सभी के साथ में वो व्यवहार करते कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि कल उन्होंने बता रहे थे कि हम ऐसा व्यवहार हर वक्त नहीं कर पाते हैं, आपके साथ हो गया। तो जब हम दोनों वहां थे तो बहुत अलग तरीके से उन्होंने व्यवहार किया। तो हमको लगा कि हम अपरिचित लोग हैं, कोई जानना पहचाना नहीं है, तो बहुत अलग व्यवहार हो रहा है। तो ये जो उनको पास समझ आएगी, ये जो व्यवहार हो रहा है वो शायद ये शिक्षा की वजह से हो रहा है। तो इसको जानना जरूरी है, कुछ भी हो जाए हमको जानना ही है। इस आशय से हम दूसरे दिन सुबह निकले, पर जैसे ही आते हमारी बातें वही चल रही। उस वक्त से आज तक मैक्सिमम हमारी वही बातें होती है। फिर जो बातें हुई उस बातों में फिर मेरा ध्यान गया कि हमारे गौतमी सर आदर्श गांव योजना, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है, जो आदर्श गांव बनाना चाहती है, तो मैंने सोचा तो दर्शन में जो 10 सोपानीय व्यवस्था है उसमें एक ग्राम का भी एक मॉडल बना हुआ है। तो ऐसा मॉडल तो कहीं दिख नहीं रहा है भाई, उसका कोई नाम भी नहीं आया है। तो एक 10, 12, 20, 25 लोगों के समूह में अभी लोग रह रहे हैं। तो सर बार बार बताते, हिवरे बाजार के बारे में बताते, और उनके साथ 1-2 बार आके भी गया था मैं यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये ग्राम उस फिर वो जो नक्शा है 10 सोपानी व्यवस्था का ग्राम का, उसमें गांव बहुत तरह से आता है। तो उनको मैं कहता रहा कि सर यहाँ पे ये पहुंचना चाहिए। तो बार बार उनको बताता रहता था। तो उनकी कोशिश जारी थी, लेकिन आदरणीय पोपटराव पवार सर से कन्विंस कैसे करें, ये एक प्रॉब्लम था। उनको बताया बगैर तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 8-10 महीने उन्होंने कोशिश करने के बाद हम जनवरी महीने में, जिस महीने में गौतमी सर रिटायर हो रहे थे, उस वक्त काम करने में कामयाब हो गए। और उसका सारा श्रेय हमारे आदरणीय योगेश भाई, आदरणीय श्रीराम भैया, दीदी, अपने क्रिकेटवाड़ी के सामने जो हमारा छोटा सा सेंटर है, वहां के सब लोग इन्होंने पहले ही विजिट की। और पहले विजिट में जीवन मध्यस्थ दर्शन जो आधा 1 घंटा बताने का काम, जो पहला काम किया वो सुवर्णा दीदी ने किया। और मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम जितनी बातें बता सकते थे वो काम सुवर्णा दीदी ने किया। और तो पहली मध्यस्थ दर्शन की बात जो हुई
वो सुरना दीदी से, वहां से स्टार्ट हुआ। वहां उनको थोड़ा क्लिक हुआ कि नहीं ये जानने लायक है, समझने लायक है। फिर हमारा वो सिलसिला चालू हुआ। तो शिविर होने के बाद थोड़ा सा हम मायूस हो गए कि हम पार्टिसिपेशन गांव का चाहते थे, वो उतना हो नहीं सका। आप से लोग सभी देख रहे हैं, अगर ज्यादा हो रहा तो मैं मेरा शॉर्ट कर दूं। कंटिन्यू बैठे इसलिए। तो गांव के लोग नहीं आए वो पहले शिविर में, तो हमने एक सोचकर ये मन बना लिया कि गांव के लोगों को शाम को बुलाते हैं, और शाम में भी वो परिचय शिविर होने के बाद में गांव के लोगों के लिए 2-3 घंटे का मराठी में, थोड़ा सा हिंदी में गांव के लोगों को हम बताते थे। ऐसा हमारा वो पहला प्रयास रहा। तो ये प्रयास की वजह से गांव के लोग शिविर में आना शुरू हो गए, और थोड़ी थोड़ी बात वहां उनके ध्यान में आने लगी, और थोड़ा सा गांव वालों लोगों का एक्सेप्टेंस बनता रहा। उसके बाद में यहाँ एंट्री होने के लिए हमें क्या प्रोग्राम बनाना चाहिए, उसके बारे में हमारी बहुत सारी चर्चा हुई। हम हर एक बात आगे कैसे जाए इसकी सब जानकारी आदरणीय पोपटराव पवार को देते थे, और जो बात वो करने के लिए मंजूरी देते थे वही बात हम करते थे। वो उसके व्यतिरिक्त हम कोई बात नहीं करते थे। ऐसा करते करते स्कूल के ऊपर काम करने का वो हमारा तय हो गया, और उस हिसाब से हमने ये शिविर के पहले हर 4 महीने पहले संडे को यहाँ बच्चों का शिविर लेने का डिसाइड किया। उसके अनुसार हमने 2 शिविर कर भी लिए, लेकिन संडे रहता है स्कूल बंद, और बच्चों को एक ही दिन छुट्टी मिलती है। तो पहली बार तो बच्चे आए थे, लेकिन सेकंड इसमें नहीं आए थे। तो वो हमें जो बच्चे नहीं आए थे उसका कारण पूछने का हमने सब लोगों के साथ में जब बात की, तो मुख्याध्यापक और झावरे सर का कहना था कि बच्चों को छुट्टी रहती है, इसलिए वो आना नहीं चाहते। अब हम पेरेंट्स को भी अगर बोलते हैं तो बच्चे उनको घर के काम के लिए एक ही दिन मिलते हैं, तो वो भी छुट्टी के दिन भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने बोला कि स्कूल की एक एक्टिविटी है सैटरडे को, और वो सुबह आते हैं। अगर आप सुबह उस वक्त लेते हैं तो वो सारे बच्चे आपको मिल सकते हैं। आखिरी के 2 फिर हमने संडे के बजाय सैटरडे वो प्रोग्राम किए, और वो 2 प्रोग्राम होने के बाद में भैया ने वो छोटी छोटी बातें इतनी अच्छी तरह से बच्चों में दिमाग में बिठा दी कि उनकी जिज्ञासा बढ़ी। वो जिज्ञासा बढ़ने की वजह से ये बच्चों का शिविर यहाँ पे हो सका। वो अगर मैसेज टीचर के पास, टीचर से पेरेंट्स के पास नहीं जाता था तो बच्चों का तो शिविर होना मुश्किल था। फिर उसके साथ ही हमने एडल्ट का भी परिचय शिविर यहाँ रखा था, और वो परिचय शिविर श्रीराम भैया लेने वाले थे, लेकिन उनकी सेहत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने उनके बजाय जनक भैया को भेज दी। वो भी उनकी तबीयत खराब होना वो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन जनक भैया यहाँ आना बहुत अच्छी बात थी। जो भी शिविर में जो लोग आए उनका सभी का यही कहना है कि हमको बहुत अच्छे से पकड़ में आया। ज्यादातर वो जो गठन पूर्ण परमाणु है उसकी बात, और वो कार्यक्रम होने के बाद, परिचय शिविर होने के बाद बहुत सारे लोग ये 3 दिन के सम्मेलन के, राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए रुके रहे। उसमें दीदी भी है, सुराज भैया भी है, कुमार सर भी है पाली से। तो ये हमारी सम्मेलन की जो शुरुआत हो गई, तो हमने सिर्फ टारगेट 200 लोगों का रखा था, और 200 लोगों की व्यवस्था भी की थी। लेकिन परिचय शिविर खत्म होते होते ऐसा चल रहा था हमारा कि हर दिन संख्या बढ़ रही थी, सोने की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्या करें, खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सोने के लिए क्या करें। फिर हम 7 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक कहाँ प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए हम नगर के आजू बाजू भी घूमते रहे कि अलग क्या कर सकते हैं। तो वो स्नेहालय जो है केड़गांव में, वो पवार सर की वजह से वो हमको उपलब्ध हुआ, जहाँ नियर अबाउट 60-70 लोग की रहने की व्यवस्था होगी। उसके बाद में
यहाँ हॉल अगर 350 लोगों को बिठाना है तो कहाँ बिठाएंगे, ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने ऐसे ही 2-3 पॉसिबिलिटीज यही गांव में ढूंढी जो अवेलेबल थी। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हो चुका था 300, 350, 400 लोगों का, लेकिन आते वक्त नियर अबाउट 20-30% माइनस हो ही जाते। तो फिर आखिरी वक्त हमने बोला कि अच्छे से प्रोग्राम होना है तो इसी हॉल में करते और प्रोजेक्टर लगा के बाहर लोग देख सकते। तो इस तरह ये हमारा 3 दिन का बहुत अच्छे से, मुझे लगता है हर एक की राय अलग अलग होगी, बहुत अच्छे से होगा। ये हमारा महाराष्ट्र की टीम के वजह से ये पूरा हो सका। और अभी जो आखिरी सेशन था, जो समाज में बहुत सारा काम करना चाहते हैं, बहुत सारी संगठनाएं हैं, बहुत सारे विचार है, और मैंने वहां सवाल पूछा था कि इतनी सारी असमानता है, असमानता तो रहेगी, जो नेचुरली है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नेचुरली नहीं है, जो इंसानों ने निर्माण की हुई है, उस असमानता का क्या, उसके लिए बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया है और वहां यहां तक हम चल के आए हैं। लेकिन जब मैं और गौतमी सर की अगर बात करते हैं तो जुड़ने का जो मेन वजह है, जो इसमें जो सबके प्रति एक भाव है, वो भाव दर्शन में जो कहीं नहीं दिखता। जहां तक हमने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, इंसानों को पत्थर में भगवान दिख जाता है, लेकिन भूखे इंसान में कभी दिखता नहीं है। जो चोरी करता है खाने के लिए